हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं टीचर टाउन। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोगों की जो है मांग थी कि जो वर्ग 2 के जो प्रैक्टिस पेपर हैं वो करवाया जाए और साथ साथ में पेडागोजी चलने दी जाए। तो मैंने रात में 2 वीडियो डाले हैं किस किस के। तो पर्सनालिटी शुरू मैंने कर दी है और आपको बिल्कुल जो है कंटेंट बाई धीरे धीरे करके पर्सनालिटी में पढ़ाऊँगा, पूरी पेडागोजी कराऊँगा, ठीक है। उसके अलावा जो वर्ग 2, वर्ग 3 या वर्ग 1 में जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों को मैं हल करवाने का प्रयास करूंगा। आप मेरे प्यारे दोस्तों पूरी यूट्यूब पर चले जाइए, आपको वर्ग 2 या एमपी टेट के जो क्वेश्चन है बहुत कम लोग हल करवाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो सरल क्वेश्चन है उनको करवा देते हैं, एकदम पूरा नहीं कराते, ठीक है। तो आज मैं जो आपके सामने लेकर आया हूँ वो आया हूँ मिडिल टीचर का लेकर आया हूँ, मैंने वर्ग 2। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018, ठीक है। 18 फरवरी का ये पेपर है, 2019 और 2:30 बजे वाली शिफ्ट का पेपर है, ठीक है दोस्तों। तो आज जो है बहुत अच्छे से सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे और जो लोग भी सीरियस स्टूडेंट हैं प्रॉपर एक एक चीज़ को समझें और प्रॉपर हो सके तो नोट्स भी साथ में बना लें, ठीक है। और ये पेपर डाउनलोड कर लें साइट से। अगर आपके पास ना हो या ना कर पा रहे हो तो मुझे क्या करते हैं, मैसेज कर दें तो मैं आपको भेज दूंगा ये पेपर, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको पढ़ें, ठीक है, और अच्छे से पढ़ें और अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे, सारे पेपर करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहली पेडागोजी करते हैं 30 नंबर की। तो आपको पेडागोजी का पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट वाज डिजाइंड बाय, विषय आत्मोदन परीक्षण। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसके द्वारा रूपांकित किया गया है, माने किसके द्वारा दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात करें तो वो आंसर तो उसमें ये मॉर्गन मेमोरी। तो सबसे पहले अपन को ये समझने का प्रयास करना, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट ये किस चीज़ का मूल्यांकन करता है। तो यह किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी या व्यक्तित्व को मापने की एक विधि है। अब विधि भी कई प्रकार की होती हैं, है ना। तो विधि भी कई प्रकार की होती है, जो है प्रोजेक्टिव होती है ना, और सब्जेक्टिव हो, ये ऑब्जेक्टिव, ये तमाम प्रकार की होती हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी विधि किसके अंतर्गत आती है और फिर इसके अंदर चलने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए, अब इसका हम विश्लेषण करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा विश्लेषण आपको पूरे यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा और साथ साथ में हम डेली स्तर पर ऐसा ही विश्लेषण आपको मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन का, ठीक है। यदि आपने मेरे साथ क्वेश्चन ही लगा लिए तो आप समझ लेना कि 30 में से आपके 20 या 18 नंबर तो वैसे ही बन जाएंगे, आपको कुछ आता हो या ना आता हो। चले आगे। तो देखिए दोस्तों, तो हम चलने का प्रयास करते हैं कि ये रहा जो है हमारा जो है पूरी जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं। तो आपको जो है एक एक करके पढ़ेंगे हम। देखो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एक नोट्स, ठीक है, इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले असेसमेंट मेथड ऑफ पर्सनालिटी, सबसे ऊपर लिखा है व्यक्तित्व मापन की विधियां। जो व्यक्तित्व मापन की विधियां होती है वो ब्रॉड रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है नॉन प्रोजेक्टिव मेथड और एक होती है प्रोजेक्टिव मेथड। नॉन प्रोजेक्टिव मेथड का अर्थ होता है अप्रक्षेपी विधियां। कैसी होती है, अप्रक्षेपी विधियां। और प्रोजेक्टिव मेथड का मतलब होता है प्रक्षेपी विधियां। अब प्रोजेक्टिव क्या होता है और नॉन प्रोजेक्टिव क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रोजेक्टिव मेथड में कुछ आपको ऐसी कोई संदिग्ध चीज़ दिखाई जाती है और उसके आधार पर आपको क्या करना होता है, आपके आंसर देने होते हैं, कहानी या मतलब कुछ भी मतलब करवाया जाता है, वो होता है प्रोजेक्टिव। माने आपके विचारों को कब बाहर निकलवाया जाता है, कोई संदिग्ध चीज देकर। संदिग्ध का अर्थ है कोई स्पष्टता नहीं रहेगी उसमें, ठीक है। और नॉन प्रोजेक्टिव का मतलब होता है इसमें स्पष्टता रहती है और समझ में आ रही बात, स्पष्टता रहती है। आपको जो भी आइटम दिया जाएगा आकलन के लिए वो आइटम स्पष्ट होगा, उसमें संदिग्ध नहीं होगा। जैसे मान के चलो आपको मैंने एक आकृति दिखाई, एक चित्र दिखाया, ठीक है। अब वो चित्र में एक महिला भी बन रही है, उस चित्र में एक जानवर भी बन रहा है, उस चित्र में एक घर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो आपके प्रत्यक्षण हमारी संदिग्ध पिक्चर है। तो इस प्रकार के टेस्ट को कहते हैं प्रोजेक्टिव मेथड विधियां कहते हैं, प्रक्षेपी विधियां कहते हैं। और जो सीधा सीधा आपको आकलन करने के लिए जो आइटम दिए जाते हैं उन्हें कहते हैं नॉन प्रोजेक्टिव विधियां या अप्रक्षेपी विधियां। मेरे प्यारे दोस्तों, जो नॉन प्रोजेक्टिव विधियां उनको 3 भागों में बांटा। कितनी भागों में, 3 भागों में, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और साइकोएनालिसिस मेथड। तो अब सब्जेक्टिव कौन कौन सी मेथड है, तो ऑटोबायोग्राफी मेथड आपको दिख रहा होगा इधर, ठीक है। सब्जेक्टिव मेथड में अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहे होंगे सब्जेक्टिव मेथड। तो कौन कौन सी मेथड है सब्जेक्टिव में, तो देखो ऑटोबायोग्राफी मेथड,
क्वेश्चन मेथड, केस स्टडी मेथड और इंटरव्यू मेथड। ये 4 ही मेथड है। इंटरव्यू माने साक्षात्कार विधि, ठीक है। कौन सी? साक्षात्कार विधि। उसी प्रकार से आप देखो ऑब्जेक्टिव मेथड में तो ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, सोशियोमेट्री मेथड, निष्पादन परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट और पर्सनालिटी शेड्यूल। और छठवीं है जो है परिस्थिति परीक्षण। कौन सा? परिस्थिति परीक्षण। तो आई होप आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव कौन कौन सी विधियां हैं और सब्जेक्टिव कौन कौन से। तो यहाँ पर आपको सीधे याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और चाहे बस में जा रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो क्या करोगे आप? इन विधियों को लगातार मेमोराइज करते रहिए। और साइको एनालिसिस मेथड कौन सी है? तो देखो साइको एनालिसिस मेथड जो दी है ज़्यादातर वो किसने? सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो फ्री एसोसिएशन मेथड, मुक्त या स्वतंत्र सहचर विधि, ड्रीम एनालिसिस विधि और एरर एनालिसिस या त्रुटि विश्लेषण विधि, ये तीनों ही विधियां क्या है? साइको एनालिसिस मेथड हैं। तो ये सब जो नॉन प्रोजेक्टिव मेथड थी, जो आप पर 6 भी विधियां थी, वो 3 प्रकार की थी: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और साइको एनालिसिस। सब्जेक्ट में 4 आई: ऑटोबायोग्राफी, क्वेश्चन आंसर ईयर, केस स्टडी मेथड और इंटरव्यू मेथड। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव में आई ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, सोशियोमेट्री, परफॉर्मेंस टेस्ट, पर्सनालिटी शेड्यूल और परिस्थिति परीक्षण, ठीक है। साइको एनालिसिस में कौन? फ्री एसोसिएशन मेथड, ड्रीम एनालिसिस और एरर एनालिसिस मेथड। उसके अलावा बात करते हैं हम अब जो दूसरा प्रकार है वो है प्रोजेक्टिव मेथड। उसमें कौन कौन से हैं? तो देखो रोसा परीक्षण, हरमन रोसा का जो परीक्षण, टीएटी, तो टीटी में थीमेटिक एप्रेसेप्शन टेस्ट, फिर है सीएटी, ठीक है, चिल्ड्रन एप्रेसेप्शन टेस्ट, फिर बर्स्ट देख लीजिए दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीन पर क्या? रोसा परीक्षण हो गया, टीएटी हो गया, सीएटी हो गया, एसएटी, ऐसे में सीनियर एप्रेसेप्शन टेस्ट, एससीटी माने होता सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण, डब्ल्यूएटी में शब्द सहचर परीक्षण। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। अब इसमें से हमसे जो पूछा गया है वो ये बात पूछी गई है कि आप जो बताओ थीमेटिक जो टीएटी मेथड है, तो आप ये भी पूछा सकते हैं, बताइए टीएटी कौन सी मेथड है? प्रोजेक्टिव है कि नॉन प्रोजेक्टिव? तो आप बताओगे ये एक प्रोजेक्टिव मेथड है, ठीक है। कौन सी है? एक प्रोजेक्टिव या जो है प्रक्षेपी विधि है। अब थीमेटिक एप्रेसेप्शन टेस्ट, प्रशासन अंतर्भूत परीक्षण को डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, किसके आधार पर बनाई गई ये मेथड? तो जो मुर्रे की जो नीड थ्योरी थी, मुर्रे की जो मार्ग सिद्धांत था या जो आवश्यकता सिद्धांत था, उसके आधार पर इस जो है टेस्ट को बनाया गया है, ठीक है। किसने ये दिया है ये जो है मेथड? तो टीएटी मेथड किसने दी? मॉर्गन एवं मुर्रे ने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी जो क्वेश्चन है उसका आंसर बन गया मॉर्गन एवं मुर्रे, ठीक है। इसमें कुल कार्ड कितने होते हैं? तो एनसीईआरटी कहती है कि 30 कार्ड होते हैं, लेकिन और सोर्स कहती है 30 होते हैं, 30 प्लस 1 खाली कार्ड होता है, यानी 31 होते हैं। तो एनसीईआरटी की मानोगे तो 30 कार्ड होते हैं, अन्य सोर्स की मानोगे तो 30 प्लस 1 माना टोटल 31 कार्ड होते हैं। अब जैसे मान के चलो आपको एक व्यक्ति के किसी के ऊपर, यदि एक बच्चे के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर आपको टीएटी टेस्ट लेना है, तो पता क्या होना है उसको? 20 तो टेस्ट होते हैं, मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को देंगे 20 टेस्ट। और यदि महिला है तो महिला के 10 टेस्ट दे देंगे, और पुरुष है तो पुरुष के 10 टेस्ट देंगे। जैसे मैं गया, मैं पुरुष हूँ, तो मुझे जो दोनों के सेक्शन में लिखे ना 20 टेस्ट दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो वो 20 टेस्ट पकड़ा देंगे, और मैं पुरुष हूँ तो 10 मुझे पुरुष वाले दे देंगे। तो टोटल टेस्ट कितने हुए? 30 टेस्ट हो गए, ठीक है। तो समझ में आ रही बात करें तो टोटल 30 टेस्ट होती हैं, ठीक है। उम्र कहाँ से? तो 14 प्लस वर्ष के बच्चों पर यह टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। 14 प्लस का कोई भी अगर व्यक्ति है तो उसको क्या टीएटी उस पर दिया जा सकता है। इस टेस्ट का जो भारतीयकरण है मेरे प्यारे दोस्तों, वो किसने किया था? डॉक्टर उमा चौधरी ने 1960 में किया था। आई होप आपसे आशा की जाती है कि आपको टीएटी के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मुर्रे नीड्स थ्योरी पर आधारित है। मॉर्गन में मुर्रे 1935 में दिया था। 30 कार्ड होते हैं या 31 होते हैं, जिसमें 30 होते हैं जो है 30 होते हैं भरे, या इन पर जो रंगीन होते हैं, और एक होता है खाली कार्ड, ठीक है। एक बार में जो है 30 कार्ड ऐसे प्रशासित होते हैं कि 20 कार्ड होते हैं दोनों के लिए, और जो है 10 महिला के लिए, 10 पुरुष के लिए, ठीक है। एक कार्ड खाली होता है। कितने वर्ष पर के लिए होता है? तो 14 वर्ष के बच्चों पर ये जो है लागू होता है, ठीक है। इस टेस्ट का भारतीय किसने किया? तो डॉक्टर उमा चौधरी ने किया था 1960 में, ठीक है दोस्तों। अब अगला जो ऑप्शन था उसमें आपको देखना हेंस आइजेक के बारे में लिखा है, ऑप्शन है उसमें कि हेंस आइजेक है क्या। तो हेंस आइजेक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हेंस आइजेक ने जो है एक विमा सिद्धांत दिया, डायमेंशन थ्योरी, टाइप डायमेंशन थ्योरी दी थी। उन्होंने 3 डायमेंशन विमाएँ बताई थी। तो वो थी एक्ट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, मतलब ई वर्सेस आई, न्यूरोटिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, मन एन वर्सेस ई,
और साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी। ये जो थ्योरी है जो हैंस आइजेंक की है, ये कई बार रीट में पूछी गई है, इसको जो है आप डाटा के रूप में याद कर लें, ठीक है। पर बात की कार्ल जुंग की, तो कार्ल जुंग ने क्या कहा, तो कार्ल जुंग ने जो है पर्सनालिटी के 2 प्रकार बताए, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, मतलब अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ठीक है दोस्तों। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो है कार्ल जुंग ने बताया है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे हम, तो इसको सीधा कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ये हो गया सीधा। चलो अब इसमें ऑप्शन में देखोगे आप, तो सेल्डन की बात की, क्या की है, सेल्डन की बात। तो सेल्डन की क्या ट्रिक बताई थी मैंने कल पर्सनालिटी में। जिन लोगों ने मेरे पर्सनालिटी टेस्ट नहीं देखा है, पर्सनालिटी का जो चैप्टर शुरू हो गया है कल से यानी कि मैंने पेडागोजी शुरू कर दी है, नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाइए मेरे चैनल के, उसमें एक वो बना हुआ है पर्सनालिटी टॉपिक करके प्ले लिस्ट बनी, उसमें खोलोगे तो दोनों वीडियो मिल जाएंगे। सेल्डन ने क्या, सेल्डन मी, तो मी माने एम माने मीजोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। तो इनने जो है 3 प्रकार के पर्सनालिटी टाइप बताए हैं। मीजोमॉर्फिक को विसरोटोनिया, एंडोमॉर्फिक को सोमेटोटोनिया और एक्टोमॉर्फिक को सेरिब्रोटोनिया भी कहती हैं, ठीक है दोस्तों। पर क्रेसमर्स में आया है ऑप्शन में, तो क्रेसमर की थ्योरी क्या है, तो क्रेसमर ने जो है क्या कहा था, क्रेसमर ने कहा था पाद, PAAD, पाद। पाद में P माने पिकनिक, A माने एस्थेनिक और एक A माने एथलेटिक और एक D माने डिस्प्लास्टिक, ठीक है। फिजिक्स एंड कैरेक्टर की बुक्स थी 1921 में, इसमें उन्होंने 4 प्रकार के पर्सनालिटी के टाइप बताए थे। आलपोर्ट की थ्योरी की बात करें तो आलपोर्ट की जो थ्योरी थी वो टाइप थ्योरी नहीं है, आलपोर्ट की थ्योरी ट्रेट थ्योरी है, सील गुण सिद्धांत है, ठीक है। इन्होंने 2 प्रकार के प्रमुख जो है ट्रेट या सील गुण बताए थे, कॉमन ट्रेट्स और इंडिविजुअल ट्रेट्स। कॉमन ट्रेट्स का अर्थ होता है सामान्य सील गुण, ठीक है, और इंडिविजुअल ट्रेट्स का अर्थ होता है व्यक्तिगत सील गुण। इन्होंने जो इंडिविजुअल ट्रेट्स है उनको 3 में बांटा था, कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स और सेकेंडरी ट्रेट्स, ठीक है। तो आलपोर्ट के बारे में इतना आप ध्यान रख लें कि उन्होंने जो है ट्रेट थ्योरी दी है, किसकी, जो इन्होंने ट्रेट थ्योरी दी है पर्सनालिटी की। अब फ्रांसिस गाल्टन की इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, उसमें इसी क्वेश्चन में, तो फ्रांसिस गाल्टन कौन है, तो इन्हें फादर ऑफ यूजेनिक्स या सुजनकी के पिता भी कहते हैं। यूपी टेट में आया है क्वेश्चन ये, ठीक है। और इनकी बुक पूछी गई थी पिछली बार जो यूपी टेट में जो आउट हुआ था पेपर, हेरिडिटरी जीनियस। तो हेरिडिटरी जीनियस किताब किसकी है, तो वो है फ्रांसिस गाल्टन के, यूपी टेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो फ्रांसिस गाल्टन है इसने सबसे पहले जो है बुद्धि परीक्षण देने का प्रयास किया था, ठीक है कि नहीं, या बुद्धि को जो है मापने का प्रयास किया था, ध्यान रखना, ठीक है, या बुद्धि को समझने का प्रयास किया, तो जो इसलिए जो है फ्रांसिस गाल्टन बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात फ्रांसिस गाल्टन समझ में आ गई होगी आपको। अब बात करते हैं हम किसकी, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आई होगा आपको समझ में आ गया होगा, तो थीमेटिक, देखो मैंने सबके बारे में बता दिया, देखो है ना, आइजेंक ने क्या दी थी, 3 डायमेंशन थ्योरी दी है, E और I, एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, है ना, और जो है साइकोटिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है, और न्यूरोटिज्म वर्सेस जो है न्यूरोटिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपन ने देख ली, गाल्टन के बारे में बता दिया, क्रेसमर के बारे में बता दिया, युंग के बारे में बता दिया, सेल्डन के बारे में बता दिया, और मुर्रे और मॉर्गन के बारे में भी बता दिया, ठीक है कि नहीं दोस्तों। तो आपको ये पूरे जो है ऑप्शन क्लियर होगा, यानी कि आपने ये क्वेश्चन नहीं किए, आपने कम से कम 20 क्वेश्चन कर लिए 3 टाइम में। तो इसी तरीके से विश्लेषण तरीके से विथ नोट्स आपको ये चीज़ें समझाई जाएंगी। आप पढ़ लेना, बड़े से बड़ा यूट्यूब चैनल पढ़ लेना, आपको इस तरीके से कोई भी नहीं कराएगा, ठीक है। इसका रीज़न इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, रिसर्च करनी पड़ती है, और आपके पास इतने क्वालिटेटिव नोट्स होने चाहिए कि वो इन सब क्वेश्चनों का आंसर कर सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने पहले क्वेश्चन का आपको एक बिंदु का आंसर दे दिया, ठीक है। अब आगे चलते दूसरा क्वेश्चन। देखो, आप एक बाल चिकित्सक हैं, 7 साल के तरुण को ऑटिज्म से पीड़ित होने का शक था। आपने इस बालक के आकलन के लिए एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माने एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट को देखने के लिए भेजा। शिक्षा मनोवैज्ञानिक आपको एक रिपोर्ट भेजता है और आपको उसमें आने वाले निष्कर्ष उस बच्चे की मां को समझाने की आवश्यकता है। उसकी ताकत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होने की सर्वाधिक संभावना है। अब ये बताइए कुछ की उस बच्चे की, तो अब जब तक कोई व्यक्ति ऑटिज्म से पीड़ित है, तो सबसे पहले आपको जब ऑटिज्म से पीड़ित समझ में आ जाएगा कि ऑटिज्म होता क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं, तो आप समझ जाओगे कि किस क्षेत्र में बच्चा क्या होगा, कमजोर होगा, और किस क्षेत्र में बच्चा मजबूत हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑटिज्म को समझते हैं डिटेल में, ठीक है, तो आपको फिर समझ में आएंगी चीज़ें। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जो ऑटिज्म होता है ना, इसको एक ग्रुप के रूप में बोलते हैं ASD,
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इस स्पेक्ट्रम का मेरे प्यारे दोस्तों अर्थ होता है कि जो ऑटिज्म होता है इसके अंतर्गत बहुत सारे लक्षण होते हैं, इसके कई बीमारियां इसके अंतर्गत आती हैं। ऑटिज्म के अंदर मैंने कई बीमारियां जो ऑटिज्म के लक्षण रखती हैं इसके अंतर्गत आती है। ये अम्ब्रेला टर्म है, अम्ब्रेला टर्म माने बहुत बड़ा टर्म है ESD, इसके अंतर्गत इतनी सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो पांच जो है टर्म आते हैं, आपको दिख रहे हैं स्क्रीन में। एक होता है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, वो केवल और केवल जो ऑटिज्म की बात करता है। एक होता है एस्पर्जर सिंड्रोम, एक होता है PDD-NOS माने परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदर स्पेसिफाइड। ठीक है, और एक होता है अपना कौन सा चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटेड डिसऑर्डर, और एक होता है रेट्स सिंड्रोम माने रेट्स सिंड्रोम जो कि एक अनुमानसिक बीमारी है। ठीक है, इस रेट सिंड्रोम का नाम है सेरिब्रोटोनिया, हाइपरमेनिया, ठीक है, और डिमेंशिया। ये पूछा गया था एमपीटेड वर्ग 2 में, अब आएगा जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो डिमेंशिया और एटैक्सिया। ठीक है, ये सब जो है इसके अदर नाम है रेट सिंड्रोम के। अच्छा, वर्ल्ड ऑटिज्म डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जाता है 2 अप्रैल को। अब हम बात करते हैं कि ESD ऑटिज्म होता क्या है, या स्वालीनता विकार होता क्या है। ठीक है, तो नीचे देखते देखो, ऑटिज्म डिसऑर्डर और स्वालीनता विकार यह एक डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यह एक विकासात्मक तंत्र के विकार है। यह 2-3 वर्ष में दिखाई देने लगता है। जैसे यदि बच्चे को ऑटिज्म होगा तो वो 2-3 वर्ष में बच्चे को ऑटिज्म दिखाई देने लगता है। ऑटिज्म शब्द ग्रीक भाषा के ऑटोस से मिलकर बना है। किससे बना है बच्चों? ऑटोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सेल्फ या स्वयं। इसलिए तो इसे क्या कहते हैं? इसलिए तो इसे कहते हैं क्या, जो है क्या बोलते हैं हिंदी में, स्वयंलीनता कहते हैं, स्वयं में लीन। इसके अंतर्गत 3 क्षेत्र आते हैं। कौन से? कम्युनिकेशन स्किल। कौन कौन से? कम्युनिकेशन स्किल, सोशल इंटररिएक्शन, थिंकिंग बिहेवियर एंड इंटीग्रेशन स्किल, इमेजिनेशन स्किल। तो संप्रेषण कौशल, सामाजिक कौशल, चिंतन एवं व्यवहार एवं कल्पना कौशल, इन तीनों में ज़्यादा समस्या होती है। यानी कि ऑटिज्म से यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है तो इन 3 चीज़ों में उस बच्चे को समस्याएं होंगी। तो कम्युनिकेशन, सोशल इंटररिएक्शन और थिंकिंग बिहेवियर एंड इमेजिनेशन स्किल में। तो देखो, थिंकिंग बिहेवियर एंड इमेजिनेशन स्किल में, कम्युनिकेशन स्किल में, सोशल इंटररिएक्शन का क्या हो रहा है, तो इससे मतलब एक तरह की समस्या होती है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, देखो, तो जो मौखिक प्रस्तुति कौशल में जो बताओ उसकी ताकत होगी क्या, उसमें ये मजबूती होती है। एक ऑटिस्टिक चाइल्ड में, एक स्वालिन चाइल्ड में या बच्चे में, क्या वो ओरल प्रेजेंटेशन स्किल या मौखिक प्रस्तुति करने में बहुत अच्छा होता है? नहीं होता है। वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, इनकी जो अभी पढ़ गया ना कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत कमज़ोर होती है। मौखिक अवधारणा गठन, तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो सुनते ही नहीं है, दूसरों से इंटरेक्शन ही नहीं करते हैं, तो वो सुनकर कैसे अपने कंसेप्ट का गठन कर पाएंगे? अमूर्त सोच, अभी करके है ना, इमेजिनेशन, अमूर्त थिंकिंग या रीजनिंग, ये कम कर पाती हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होता। तो ब्लॉक डिजाइन, तो ये ऑप्शन होगा इसका, ब्लॉक डिजाइन। क्यों होगा ब्लॉक डिजाइन? तो क्या हाथ से करने की प्रक्रिया मूर्त है ना। ब्लॉक तो आप जानते होंगे ना, जैसे वो आते हैं ना ब्लॉक आते हैं, उनको अपने मिलाते रहते हैं, एक रंग के करते रहते हैं, विभिन्न आकृतियाँ बनाते रहते हैं। तो ब्लॉक डिजाइन का अर्थ होता है कि ब्लॉक आपने देखे होंगे डॉक्टर बोर्ड या ऑफिस टेबलों पर रखे रहते हैं ना, इस प्रकार के ब्लॉक। तो ब्लॉकों को मिलाते हैं ना, कोई चित्र बना रहा है अपन, उसे कहते हैं ब्लॉक डिजाइन। तो ब्लॉक डिजाइन एक मूर्त चीज़ है और जिसमें बच्चा हो सकता है वो तो मजबूत होगा, लेकिन 3 में तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो उसकी कमियाँ हैं। एक स्वालीन चाइल्ड में ये तो कमियां होती है कि वो कम्युनिकेशन स्किल में कमजोर होता है। वो सुनकर कोई चीज़ सुनकर अपनी अवधारणाओं का जो है गठन नहीं कर सकता, कंसेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो कम्युनिकेशन स्किल कर ही नहीं पाता। वो संप्रेषण में बिल्कुल कुशल नहीं होता है। इमेजिनेशन स्किल या थिंकिंग स्किल बिल्कुल भी बहुत कमजोर होते हैं। अमूर्त सोच विचार नहीं कर पाता है, लेकिन वह मूर्त चीज़ों से खेल सकता है या मूर्त चीज़ों के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। क्योंकि ब्लॉक डिजाइन है तो ब्लॉक तो क्या है, तो ब्लॉक तो मूर्त चीज़ होती है ना, काट के बने होते हैं या प्लास्टिक के आते हैं ना। तो ये चीज़ में तो ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कई जो है एक क्वेश्चन भी आया था कि जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है, जो स्वालीनता से पीड़ित एक बच्चा होता है, वो कम्युनिकेशन नहीं करता, यानी एक दूसरे बात नहीं करता दूसरे लोगों से। तो यदि बात नहीं करता तो इसके लिए एक तकनीक होती है, उसे कहते हैं क्या, पैक्स। क्या कहते हैं उसे, देखो अगले में लिखा था मैं वहाँ से। तो एक तकनीक पूछी गई थी हरियाणा टेट में पिछली साल 2021 में। ठीक है, मैं आपको देखो पैक्स, इसका फुल फॉर्म क्या है, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम यह स्वालीनता से पीड़ित बच्चों के अंदर संप्रेषण कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूछा गया था, बताइए ऑटिज्म चाइल्ड पैक्स क्या है। तो ये क्या है, एक ऑटिस्टिक चाइल्ड या स्वालीनता से पीड़ित व्यक्ति को पढ़ाने की एक तकनीक है। तो क्या होता है कि जो स्वालीनता से पीड़ित
जो बच्चे होते हैं वो क्या है कि संप्रेषण करते हैं, यानी संप्रेषण करने में कठिनाई महसूस करते हैं या करते ही नहीं हैं। तो संप्रेषण को बढ़ाने के लिए स्पैक्स तकनीक, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इस जो क्वेश्चन है दूसरा, उसका आंसर होगा सी। क्या हुआ आंसर? सी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको एक एक चीज समझ में आ रही होगी। देखो पढ़ते, जेंडर इज डैश डिटरमाइंड व्हाइल सेक्स इज डिटरमाइंड। लिंग रूप से निर्धारित होता है जबकि लिंग डैश रूप से निर्धारित होता है जबकि सेक्स डैश रूप से निर्धारित होता है। तो सबसे पहले आपको जेंडर और सेक्स या सेक्स और जेंडर में अंतर समझना पड़ेगा। जेंडर क्या होता है और सेक्स क्या होता है। आपको जब ये अंतर आ जाएगा तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को क्या कर दोगे, लगा दोगे। तो सबसे पहले मैं इसकी अवधारणा समझाता हूँ कि क्या होता है जेंडर और क्या होता है सेक्स। देखो सबसे पहली बात आप पढ़ेंगे हिंदी में, सेक्स का अर्थ होता है जैविक विभिन्नता से होता है। एक व्यक्ति के अंदर जो जैविक विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेक्स। जैसे हार्मोन, क्रोमोसोम, आंतरिक और बाह्य अंग, जो अंतर होता है उसका, उसे हम सेक्स कहते हैं। लैंगिकता या जो जेंडर है, हिंदी में ध्यान रखना गड़बड़ हो सकती है तो इंग्लिश में याद रखें सेक्स और जेंडर। ठीक है, लैंगिकता वह है जिसके द्वारा एक समाज या संस्कृति किसी को जनाना या मर्दाना को निर्धारित करती है या मर्दाना को निर्धारित करती है। कैसे? जैसे मान के चलो कि मैं समझा देता हूँ आपको बहुत अच्छे से। जैसे मान के चलो इंडिया में जो होता है कि महिलाओं को खाना बनाने की जिम्मेदारी रहती है। हमारे समाज में जो महिलाएं होती हैं उनका जो काम होता है वो खाना बनाना होता है। एक बात बताओ, क्या भगवान ने ये चीज़ लिखी है ना? क्या भगवान ने कहा कि महिलाएं खाना बनाएंगी? नहीं। और इसी का रीजन है कि अगर रूस में जाओगे तो वहाँ तो पुरुष खाना बनाती है। जैसे अपने यहाँ पे महिलाएं ऑथोराइज है तो उसी प्रकार खाना बनाने के लिए उसी प्रकार से जो है रूस में पुरुष खाना बनाते हैं घर में। ठीक है, तो एक बात बताओ, तो ये तो अलग अलग हो गया। तो ये है जेंडर। जेंडर क्या होता है? अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो सेक्सुअलिटी होती है, जो किसके आधार पर, जो सेक्सुअल अंग होता है, जो जेनेशियल जो ऑर्गन होता है उसके आधार पर तय होता है सेक्स, कि वो मेल है कि फीमेल। लेकिन जो मैस्कुलिन है फेमिनिन ये तय होता है किसके आधार पर? जेंडर के आधार पर। और जेंडर समाज तय करती है कि जेंडर भूमिकाएं तय करती हैं कि समाज की संरचना है जेंडर एक कि किस, जैसे महिला कौन कौन से काम करेगी कोई समाज में, या महिलाओं से संबंधित कौन कौन सी चीज़ होंगी और पुरुष से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें होंगी। ये ठीक है नहीं, तो वो होता है जेंडर। और सेक्स होता है शरीर से जुड़ी चीज़। ठीक है, यह एक जैविक अवधारणा है। तो इट इज ए बायोलॉजिकल कंसेप्ट। तो जो सेक्स है वो क्या है? एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, क्योंकि जन्म जाति तो आता है कि आप मेल हो गए कि फीमेल। ठीक है, तो ये जन्म जाति तो आता है मम्मी पापा के, उससे तय तो होता है उससे क्रोमोसोम से, गुणसूत्र से कि लड़की होगी कि लड़का। तो ये जो जैविक अवधारणा यह एक सामाजिक अवधारणा है। ये अलग अलग समाज में अलग अलग हो सकती है। ये समाज तय करती है कि महिलाओं की क्या भूमिका होगी और पुरुष की क्या भूमिका होगी, यानी कि पुरुष किस भूमिका में रहेंगे और महिला किस भूमिका में रहेंगे। तो जेंडर होता है ये। तो डिटरमाइंड बाय ऑर्गन्स ऑफ बर्थ, जन्म के समय अंग से निश्चित किया जाता है। सेक्स को जब जन्म होता है बच्चे का तो उसको जो जेनेशियल अंग है, जो जननांग है, उसको देखकर बता दिया जाता है कि फीमेल है कि मेल है, क्योंकि सेक्स को देखकर। ठीक है, और जबकि जो जेंडर है तो जेंडर इसके आधार पर नहीं होता है, ये होता है सोशल। तो सोशल रोल्स के आधार पर इसको तय होता है। ठीक है क्या नहीं, कि किस समाज में किसका क्या जेंडर होगा। ठीक है, अगला है यह मर्द और औरत में शारीरिक भिन्नताओं को दर्शाता है। तो जो सेक्स है वो मर्द मतलब मेल और फीमेल में, ठीक है क्या, मेल और फीमेल में जो अलग अलग शारीरिक विभिन्नताएं उनको दर्शाता है। लेकिन जो जेंडर होता है वो व्यवहारिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको आई होप ये क्वेश्चन भी आया था सीटेट में 2019 में या 18 में। ठीक है, तो 18 में आया था जहाँ तक मुझे ध्यान है कि ये बताए कि जो जेंडर है वो क्या है। तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, अगला वो करते हैं, इसमें और भी अंतर देख लो। यह गुणसूत्रों अन्य जैविक कारकों का परिणाम होता है सेक्स, जबकि जो जेंडर है यह सामाजिकरण प्रक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, लिंग की अवधारणा, सेक्स में आ जाओ। लिंग की अवधारणा संपूर्ण संसार में एक समान होती है, बिल्कुल सही है। देखो जो मेल और फीमेल है वो सभी जगह एक ही होते हैं। ठीक है कि नहीं, क्योंकि सेक्सुअल जो ऑर्गन है वो तो सेम ही है। और जो है यह अलग अलग समाजों या अलग अलग समाज के अंदर अलग अलग हो सकती है। कैसे? जैसे मैंने अभी एक तुम्हें बताया ना कि हमारी भारतीय समाज में जो खाना बनाने का जो एक तरीके से जो रोल जो भूमिका निभाती हैं वो ज़्यादा वो निभाती महिलाएं।
लेकिन यदि आप रूस में चले जाओगे जस्ट उल्टा है कि घर का काम और खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, पुरुष की होती है। तो देखो अलग अलग जेंडर हो गया ना, अलग अलग जेंडर हो गया। तो पूरे संसार में सेक्सुअलिटी होती है, जो सेक्स होता है सॉरी वो तो होता है सेम, लेकिन जेंडर अलग अलग समाजों, संस्कृतियों और अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कांट बी चेंज बाय टाइम, समय के साथ सेक्स को नहीं बदला जा सकता है। हालांकि अब तो जो है ट्रांस जो करते हैं ट्रांस वो कर देते हैं, मतलब बदल जाता है चिकित्सा के द्वारा जो है, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, हम सेक्स को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन समय के साथ बदलता रहता है। जैसे मैं एक भारतीय समाज को उदाहरण देता हूँ। भारतीय समाज में महिलाओं को जो है पर्दे के अंदर मैंने रखा जाता था, घरों के अंदर, यानी कि उन्हें बाहर नहीं निकला जाता था और उनकी भूमिका होती थी कि वो पर्दा करके रखें। लेकिन अब देखो बदल गई ना, तो ये जेंडर रोल धीरे धीरे बदल रहा है। जैसे पहले जो महिलाएं थी वो फोर्स में नहीं जाती थी, फोर्स यानी कि आर्मी वगैरह में, लेकिन अब बदल गया ना, अब वो कर रहे मतलब वो जो मर्द है उसके बराबर खड़ी है ना। तो यानी कि धीरे धीरे जी क्या है कि जेंडर रोल प्रत्येक समाज में लगातार बदलते रहते हैं। तो आई होप आप कह सकते हो कि एक तरह से सेक्स है वो एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है जो कि शरीर से जुड़ी चीज़ है, और जो जेंडर है वो समाज से जुड़ी चीज़ है, समाज तय करता है जेंडर। ठीक है कि नहीं, और सामाजिकरण की प्रक्रिया का जो परिणाम होता है जेंडर। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ना है नोट्स को, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन करते हैं क्या कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो ये समझ में आ जाएगा। इन्होंने क्या पूछा कि जेंडर क्या है, तो मैंने अभी बता चुका हूँ कि जेंडर एक क्या है, सोशल या कल्चरल का वो है, एक्सेप्ट है, सोशल या कल्चरल तय करती है जेंडर। जबकि सेक्स क्या है, तो सेक्स बायोलॉजिकली है, क्या किसी बायोलॉजिकल में जन्म जाता है, ऐसे कह सकते हो, या जो शरीर से जुड़ी चीज़ है। ठीक है, देखो अब चलते हैं आगे। अगर पहला ऑप्शन अब लगाओ जेंडर इज सोशली, ये ठीक है, लेकिन ये बताओ क्या सेक्स कल्चरी है, नहीं, सेक्स तो बायोलॉजिकली है, तो ये तो गलत हो गया पहला। दूसरा, जेंडर इज बायोलॉजिकली, गलत है, जेंडर बायोलॉजिकली नहीं, जेंडर क्या है, जेंडर सोशली कल्चरली है, सोशली और कल्चरली होता है, मतलब समाज और संस्कृति से तय होता है जेंडर, और जबकि सेक्स जो तय होता है वो बायोलॉजी या जैविकता से तय होता है। तीसरा ऑप्शन आ जाओ, जेंडर इज बायोलॉजिकली, गलत है, जेंडर जो है वो जैविकता थोड़ी है, जेंडर तो सामाजिक कंस्ट्रक्ट है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। चौथा आ जाओ, जेंडर इज कल्चरली या सोशली, ये कई बात है। ठीक है, और जबकि जो सेक्स है वो बायोलॉजिकली, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप दोस्तों आपको जेंडर और सेक्स में अंतर करना आ गया होगा। ठीक है कि नहीं, तो अब ये भी समझ में आएगा कि जेंडर बदला, तो जेंडर एक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। जैसे यदि मैं इंडिया में रहता हूँ तो मेरी जो जेंडर है वो अलग रहेगा, कि मैं एक मतलब एक अलग उसमें रहूँ, लेकिन जब मैं उधर पहुँच जाऊँगा तो मेरे जेंडर रोल बदल जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ जेंडर रोल अलग है, वहाँ जेंडर रोल अलग हैं। जैसे यहाँ यदि मैं यहाँ शादी करूँगा तो मेरी जो वाइफ आएगी वो खाना बनाएगी, और यदि मैं रूस में जाकर करूँगा तो जेंडर रोल बदल जाएगा, मैं खाना बनाऊँगा, क्योंकि वहाँ की जो समाज है उसमें जो जेंडर भूमिका है वो अलग अलग। तो जेंडर की जो है वो समाज तय करती है, समाज के नियम तय करते हैं, सोशल कल्चरली तय होते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अच्छा आप सोचो ये टॉपिक कौन से आया, तो ये जो आया इंक्लूसिव एजुकेशन से, और इंक्लूसिव एजुकेशन में समावेश शिक्षा 5 नंबर की है आपके में। ठीक है, अभी भी वर्ग 1 और वर्ग 2 में भी आगे भी रहेगी। और ये टॉपिक कौन सा है, तो इसे कहते हैं जेंडर। ठीक है, जेंडर सेंसिटाइजेशन। तो क्या जेंडर सेंसिटाइजेशन का अर्थ है कि जो है लैंगिक संवेदनशीलता के अंतर्गत इसको रखा है, या लैंगिक भेदभाव वगैरह ये टॉपिक होता है उसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, डीएड में भी पढ़ते हैं, एक कुंजी होती है जेंडर के नाम से। अगला, नियमों का एक सेट जो हमें अर्थ निकालने में मदद करता है निम्न के रूप में जाना जाता है। देखो अर्थ विज्ञान क्या है भाषा में, तो सबसे पहले देखो भाषा का अध्ययन क्या कहलाता है। चलो मैं निकाल के आपको समझाता हूँ। ठीक है, मेरे भाई जो सब्सक्राइब करें, यदि आपको पसंद आ रहा हो तो देखो, लिंग्विस्टिक्स या भाषा विज्ञान ये क्या होता है, तो ये वास्तव में किसी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करने को ही क्या कहते हैं, भाषा विज्ञान कहते हैं। किसी भी भाषा को 3 स्तर होता है, एक होता है साउंड के स्तर पर, एक होता है संरचना के स्तर पर, और एक होता है अर्थ के स्तर पर। यदि आप देखो साउंड के स्तर पर, तो साउंड के स्तर पर दो भाग होते हैं, फोनेटिक्स होता है, एक फोनोलॉजी। अच्छा, साउंड की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है फोनीम। क्या होती है, फोनीम, या इसे हम स्वनिम भी कहते हैं। स्ट्रक्चर में दो होती है, एक मॉर्फोलॉजी जिसे शब्द विज्ञान कहते हैं, और सिंटैक्स जिसे कहते हैं वाक्य संरचना विज्ञान कहते हैं। मॉर्फोलॉजी, तो इसमें मॉर्फिम जो है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, मॉर्फिम होती है। क्या होती है, मॉर्फिम होती है, जिसे हम लेखिम भी कहते हैं। लिख लेना, हिंदी में लिखा नहीं उसमें। मॉर्फिम को हिंदी में क्या कहते हैं, लेखिम कहते हैं। लेखिम, ला पे एक की मात्रा,
खा पर छोटी ई की मात्रा और माँ, लेखिम भी कहते हैं। तो यदि पूछा जाए कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो लेखिम है। क्या है? लेखिम है। ठीक है, तो चलें अब बात करते हैं अपन क्या, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर दो भाग होते हैं, एक होता है सेमेंटिक्स, एक होता है प्रैग्मेटिक्स। ठीक है, तो भाषा का प्रयोग विज्ञान और एक होता है अर्थ विज्ञान। देखिए, जहां पर हम अर्थ की बात करते हैं उसे हम सेमेंटिक्स या अर्थ विज्ञान कहते हैं, और जहां पर ध्वनि की बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फोनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, और जहां पर हम शब्द की बात करते हैं उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी, और जहां पर हम वाक्य संरचना की बात करते हैं उसे कहते हैं सिंटैक्स। क्या कहते हैं उसे? सिंटैक्स। तो आपसे क्या पूछा गया है, चलो सारे ऑप्शन हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं समझने का। देखो, सिंटैक्स जो मतलब पहला ऑप्शन है, मैं सबके आंसर बता रहा हूँ। सेंटेक्स का अध्ययन किसमें किया जाता है? सेंटेंस के बारे में, उसे कहते हैं सिंटैक्स। क्या कहते हैं? सिंटैक्स। अच्छा, फोनीम्स क्या है? तो ये फोनीम्स क्या है? तो ये ध्वनि या साउंड की जो है सबसे छोटी लघुत्तम इकाई या जो है स्मॉलेस्ट क्या है, यूनिट होती है ध्वनि की, फोनीम्स। ठीक, क्या होती है? फोनीम्स। ठीक है, तो ये हो गया। तो यदि पूछा जाता है कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है, फोनीम्स। वर्ड क्या है? तो किसी भी भाषा की अर्थ की दृष्टि से, किसकी अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई होती है वो होता है शब्द। वो क्या होता है? शब्द। यदि आपसे पूछ लिया जाए किसी भी भाषा में कि अगर वो कहे नहीं कि ऐसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप लगाना शब्द, क्योंकि अर्थ की दृष्टि से पूछा है सबसे छोटी इकाई। ठीक है, तो यदि पूछा जाए या ये पूछा जाए कि अर्थ की दृष्टि से किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो होता है वर्ड या शब्द। अब इन्होंने पूछा देखो, नियमों का ऐसा सेट जो हमें अर्थ निकालने में मदद करता है। तो मीनिंग इज नॉट, तो मीनिंग की बात कर रहा है, तो मीनिंग में क्या है? दो, सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। तो हमने इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है? सेमेंटिक्स। तो सेमेंटिक्स क्या है? तो सेमेंटिक्स भाषा में अर्थ का विज्ञान है। भाषा में अर्थ कैसे निकलता है उसका विज्ञान, या किस प्रकार से अर्थ निकालते हैं उसका विज्ञान ही सेमेंटिक्स कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और जबकि शब्द विज्ञान क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। जबकि वाक्य विज्ञान क्या कहलाता है? सिंटैक्स। ठीक है, और जबकि ध्वनि विज्ञान क्या कहलाता है? फोनोलॉजी। अच्छा, ध्वनि की सबसे छोटी क्या होती है? फोनीम। ठीक है, और शब्द की सबसे छोटी क्या होती है? तो क्या होती है? मॉर्फीम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। पांचवा क्वेश्चन, तिरसा एक 8 वर्षीय लड़की है जो आत्मविश्वास से अंकगणितीय कार्य करती है। देखो, अंकगणितीय कार्य करती है यानी कोई समस्या का समाधान कर रही है ना। अंकगणितीय कार्य माने फंक्शन कर रही है, कोई कार्यात्मकता फंक्शन कर रही है, जिसमें एक संख्या से शून्य को जोड़ना है या घटाना है। घटाना शामिल है। वो क्या करे, कोई एक संख्या है उसके साथ या तो शून्य को जोड़ रही है या शून्य को घटा रही है। पियाजे के अनुसार कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता तिरसा को अवधारणा समझने में सक्षम बनाती है? डिसेंट्रेशन क्या होता है? विकेंद्रीकरण क्या होता है? देखो, जीन पियाजे इसको जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज है उसमें बताते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ होता है कि जब कोई बच्चा एक वस्तु को लेकर उसके विभिन्न एक तथ्य या एक वस्तु एक फिनोमेना को लेकर या एक चीज को लेकर उसके विभिन्न पक्षों पर विचार करता है, उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। कंजर्वेशन क्या होता है? तो संरक्षण क्या होता है? संरक्षण का अर्थ होता है कि जैसे यदि कोई चीज सेम क्वांटिटी में है या सेम आयतन में है या सेम लंबाई में है, ठीक है क्या नहीं, और यदि उसका थोड़ा आकार बदल दिया जाए तो वो ये बच्चे समझ सके कि वो है तो सेम ही। जैसे एक लोई ली, एक जो है आटे की लोई ली और उस लोई को दिखाया तो उसने कहा ये कम वजन की है, और उसको जब रोटी बना दिया तो वो कहा ये ज़्यादा आटा है, इसमें ज़्यादा आटा है। तो इसका अर्थ है कि बच्चे के अंदर संरक्षण नहीं आया। अर्थात वो जो अभी संरक्षण का अर्थ होता है कि वो किसी चीज़ को ये नहीं समझ पाता कि जब पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया, केवल आकार में परिवर्तन से उसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं आ जाता है। तो इस बात को जब समझ लेता है तो उसे कहते हैं संरक्षण आ गया है। क्या आ गया? संरक्षण आ गया है। ठीक है, संरक्षण कई प्रकार का होता है, मात्रा, आयतन, है ना। अब है लॉजिकल रीजनिंग या तार्किकता। तो तार्किकता होती है, यही होती है लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं इसे, या इसे हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, कोई भी समस्या को लॉजिकल तरीके से हल करना सीख लेता है। और ये जो कब सीखता है बच्चा, तो ये सीखता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संख्यात्मक अवस्था में। और रिवर्सिबिलिटी का अर्थ क्या होता है, तो बच्चे के अंदर कोई भी स्कीमा है या स्कीम है जो वो एक क्रम में है, लेकिन जब उसको वो उल्टा चलता है तो उसको वो क्रम लगा नहीं पाता, उसे कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। इसके ऊपर अच्छे समझ लेते हैं पूरे जीन पियाजे को। ठीक है, तो दोबारा समझा रहा हूँ मैं। देखो, यदि आप देखोगे, यदि जो है आप देखना चाहते हो, रोटेट कर रहा हूँ। देखो दोस्तों,
आप जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देखो किसकी जीने पे आ जाएगी, 4 अवस्थाएं दी थी। तो पहली जो अवस्था थी वो थी सेंसरी मोटर ऑपरेशनल स्टेज 0 से 2 वर्ष। इसमें जो आता है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है 7 से 9 महीने के बीच में आ जाता है। और ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब इसको मतलब बताने के लिए जो जीन पियाजे ने गेंद और कम्बल का परीक्षण किया था, ठीक है। डिफरेंट इमिटेशन आ जाता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लगता है बच्चा और सेंसरी थिंकिंग करने लगता है। यहाँ केवल मैन फैक्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, है ना, डिटेल नहीं बता रहा हूँ। इसी प्रकार से इसकी 6 उपावस्थाएं होती है। पहले की सेंसरी मोटर स्टेज की कितनी उपावस्थाएं होती हैं? 6 अवस्थाएं होती है। पहला होता है रिफ्लेक्स स्कीम, दूसरा होता है प्राइमरी सर्किट रिएक्शन। रिफ्लेक्स स्कीम माने सहज क्रियाओं का अवस्था, क्या है? सहज क्रियाओं की अवस्था, ठीक है, 0 से 1 माह। फिर प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, प्राथमिक वृत्तीय क्रियाएं 1 माह से 4 माह। फिर सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, गौण वृत्तीय क्रियाएं 4 से 8 माह। चौथा है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, गौण वृत्तीय क्रियाओं का समन्वय 8 से 12 माह। पांचवा टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाएं जो 12 से 18 माह। और छठवीं जो आखिरी अवस्था है वो है मेंटल रिप्रेजेंटेशन, मानसिक निरूपण 18 से 24 माह। अब बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की। देखो प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात है तो पूर्व संज्ञात्मक अवस्था की बात करेंगे। तो पूर्व संज्ञात्मक अवस्था को 2 उपावस्थाओं में बांटा है। पहली उपावस्था का नाम है सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज, जो होती है 2 से 4 वर्ष तक की, ठीक है, प्रतिकारात्मक कार्यात्मक अवस्था। और अगली होती है इंट्यूटिव थॉट स्टेज, इसे कहते हैं अंतः प्रज्ञानात्मक चिंतन अवस्था, 4 से 7 वर्ष, ठीक है। देखो इसमें बच्चा सेंट्रिज्म आ जाता है, केंद्रिकता भी पढ़ के आया ना, इसे वन डायमेंशनल थिंकिंग भी कहते हैं। सेंट्रिज्म का अर्थ होता है कि बच्चा क्या करता है, बच्चा किसी वस्तु किसी भी जो है चीज़ के केवल एक पक्ष पर, एक डायमेंशन या विमा पर को ध्यान में रखकर क्या करता है, उस पर चिंतन करता है, ठीक है कि नहीं। अब चलते हैं अपन अगले पर। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है क्या है यहाँ पे बात चल रही और भी, तो ईगो सेंट्रिज्म आ जाता है प्री ऑपरेशन स्टेज में, परसेप्चुअल डोमिनेंस आ जाता है, ट्रांसडेक्टिव थिंकिंग आ जाती है, एनिमिज्म आ जाता है, लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, इरिवर्सिबिलिटी माने अनपलटा भी अनुक्रमणिकता आ जाती है, और आर्टिफिशियलाइजेशन कृत्रिमता भी रहती है। अब अगली जो तीसरी स्टेज है उसे कहते हैं हम क्या, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूल संक्रियात्मक अवस्था। अचीवमेंट ऑफ कंजर्वेशन, जो संरक्षण की जो कमी थी अब वो यहाँ पर उपलब्धि आ जाती है, यानी कि बच्चा ये समझ लेता है कि यदि कोई चीज़ जैसे मान के चलो एक बच्चे को एक चौड़े गिलास में पानी दिया गया, उस चौड़े गिलास के पानी को यदि लंबे गिलास में बदल दिया जाता है तो वो लंबा दिखाई देगा। तो बच्चा अब यहाँ पर ये नहीं बोलेगा कि इसमें ज़्यादा पानी है, लेकिन जब यदि बच्चा ये बोलता है कि इसमें ज़्यादा पानी, इसका अर्थ है उसमें लैक ऑफ कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण की कमी है, ठीक है दोस्तों। अब होता है डिसेंट्रेशन, क्या होता है, तो मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, इसी से डिसेंटरिंग का मतलब होता है मेरे दोस्तों किसी विषय वस्तु के एक पक्ष पे ना सोचकर उसके बहुत सारे पक्षों पे हम सोचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिसेंटरिंग कहते हैं। इसी से मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, बहुआयामी चिंतन निकलता है, इसी से संदर्भीकरण माने कंटेक्चुअलाइजेशन निकलता है, और इसी से रिवर्सिबिलिटी या पलटा भी चिंतन की जो विकास होता है। कॉन्क्रीट थिंकिंग और मूल चिंतन भी इसी में करता है बच्चा, और लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस भी इसी में आ जाती है, किसमें, मूल संज्ञात्मक अवस्था में या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। देखो दोस्तों, लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस, तार्किक, ठीक है, तार्किक चिंतन प्रक्रिया, यही तो ऑप्शन में था। तो बालक अब किसी समस्या का समाधान कार्य, तो देखो उसमें कार्य कर रहा था ना, और क्वेश्चन में क्या कर रहा था कार्य, कि वो एक संख्या के साथ 0 को जोड़ और घटा रहा था, ठीक है। तो बालक अब किसी समस्या समाधान, कार्य, विचार आदि को विकेंद्रितता, संदर्भीकरण, बहुआयामी चिंतन, संधारण यानी या संरक्षण की सहायता से व्याख्या कर पाता है अथवा तार्किक चिंतन प्रस्तुत कर पाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, यही तो ऑप्शन था उसमें। तो इसमें क्या कर रहा है बच्चा, एक कार्य कर रहा है ना, एक लॉजिकल कार्य कर रहा है ना, सवाल हल कर रहा है ना, समस्या का समाधान कर रहा है ना, तो उसमें इस कार्य का तार्किक चिंतन कर रहा है, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग का विकास हो गया, ठीक है। इसलिए ऑप्शन उसका क्या था, सी सही ऑप्शन था, ठीक है। और भी देख लेते हैं, पूरे देख लेते हैं जिन पियाजे को, ठीक है, जो उसकी जो शॉर्ट है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब है इसी में रहता सीरेशन और ट्रांसिटिविटी।
और यह हिरार्किकल क्लासिफिकेशन भी इसी में आ जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में, और एनालॉगी और वर्गीकरण भी बच्चा यहाँ पर करने लगता है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में। और हॉरिजॉन्टल डेक्लेज भी कहाँ जाता है, तो कहाँ पे आ जाता है हॉरिजॉन्टल डेक्लेज, तो हॉरिजॉन्टल डेक्लेज भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। ठीक है, ये आपको ज्यों के तो याद रखना, तब मैं आपको जीन पैराजी पढ़ाऊंगा तब आपको ये काम में आएंगे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कौन से जो गुण है वो किस अवस्था में आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जीन पैराजी हुआ नहीं है ये पूरा, माने मैं यहाँ पर शॉर्ट कर रहा हूँ, आपको शॉर्ट पढ़ा लूँ फैक्ट पैड कि आप इसको रट लो पहले, फिर मैं जब समझा दूंगा तो मैं तो पूरे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे और कौन किस चीज़ में आता है ये है यहाँ पर केवल। अब आखिरी स्टेज वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष। यहाँ पर बच्चे के अंदर जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है, अमूर्त कल्पना करने लगता है, परिकल्पना का निर्माण करने लगता है, परिकल्पनात्मक चिंतन करने लगता है, काल एवं प्रभाव संबंध समझने लगता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या की जो क्षमता आ जाती है, एकता आ जाती है, और किशोर ईगो सेंट्रिज्म या किशोर केंद्रण भी आ जाता है। ठीक है, तो अपना तो मूल जो उद्देश्य था कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अभी पढ़ाया ना, तो लॉजिकल रीजनिंग ऐसे ही कहते हैं हम, क्या जो है एक देखिए लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस, क्या कहते हैं इसको, लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, एक बार थिंकिंग माने थिंकिंग कह लो या रीजनिंग कह लो, एक ही बात है। तो इसका ऑप्शन हो गया थर्ड। ठीक है, क्या हो गया थर्ड, क्योंकि डिसेंट्रेशन की बात यहाँ पे हुई नहीं है। बच्चा एक वस्तु या एक समस्या के विभिन्न पक्षों पर तो सोच नहीं रहा है। संरक्षण, यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं करवाया जा रहा। कैसा संरक्षण, यानी कि ना तो बच्चे को ये कोई समस्या दी गई है कि यदि एक जैसे मान के चलो एक लोई ली है, लोई छोटी है, तो बताओ ये ज़्यादा वजनदार है कि जो रोटी बना दी वो वजनदार है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और विपरीत रिवर्सिबिलिटी, तो यहाँ पर कोई रिवर्सिबिलिटी की बात ही नहीं की गई है कि बच्चा जो है अपनी जो स्कीमा को रिवर्स कर पाता है या नहीं कर पाता। रिवर्सिबिलिटी का अर्थ ये होता है जैसे बच्चे को ये तो पता रहता है कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 2 चौकार 2 पंचे 10 ये रहता है, लेकिन उल्टा करवाओ कि आपको 2 नंबर और 2 सत्ते 2 छक्के, तो बच्चा नहीं कर पाता है। यानी कि जो स्कीमा उसके माइंड में बना, जो नॉलेज थी, जो एक क्रम में थी नॉलेज, उसको एक क्रम में तो बता पाता है लेकिन उसका उल्टे क्रम में नहीं बता पाता, सीधी सी बात उसके। तो ऐसी बात इसमें है नहीं। तो क्या लॉजिकल थिंकिंग है, ये पकड़ा कैसे, क्योंकि इसमें कोई अंगणितीय कार्य कर रहा है। तो ये तो पढ़ा था मैंने उसमें अभी कि कोई कार्य, कोई व्यवहार, कोई जो है कोई कार्य, कोई व्यवहार या जो है कोई काम कर रहा है जब बच्चा, या जो है समस्या का समाधान कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो, तो वो लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस कर रहा है, लॉजिकल रीजनिंग कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ष तक का बच्चा बोलने में सक्षम होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ध्यान रखना, एक पैडागोजिकल कंसेप्ट में भाषा पढ़ाऊंगा जब मिल जाएगा वहाँ आपको, कि लगभग 3 से 4 वर्ष में एक बालक अपने चारों ओर जो भी भाषा बोली जाती है उसमें वह अपने आसपास के जो जितने भी लोग हैं उनसे एक पूर्णतः तरीके से कम्युनिकेशन कर पाता है, वो उनकी बात समझ पाता है, उनका उत्तर दे पाता है और अपनी बात भी कह पाता है उस भाषा में। ठीक है, 4 वर्ष का एक बालक, यानी कि 4 वर्ष का बालक भाषाई दृष्टि से एक तरीके वयस्क हो जाता है जो भाषा उसके आसपास होती है, क्योंकि वो उसका अर्जन कर लेता। तो वही से क्वेश्चन आया, तो लगभग 3 वर्ष में तक बच्चा क्या कर लेता, फंक्शनली कंप्लीट वर्ड्स, क्योंकि ग्रामेटिकली नहीं, फंक्शनली, क्योंकि कार्य चल जा, काम हो रहा हो, इनसे क्या हो रहा हो, काम होता है, वो वाले वर्ड उसे याद हो जाते हैं, पता चल जाता है। क्यों, क्योंकि वो जो अर्जित करता है भाषा को, वो आसपास रोजीना काम आने वाले शब्दों से तो करेगा। जैसे यदि बच्चे को कहीं कंप्यूटर नहीं देखा, तो कंप्यूटर शब्द नहीं सुना, तो कंप्यूटर है ही नहीं तो काय को सुनेगा। यदि कंप्यूटर होगा उसके आसपास, तो उससे उसका काम पड़ेगा, तो उसका वो नाम जानेगा, ये कंप्यूटर है ना। तो ये चीज़ समझ, तो फंक्शनली वर्ड कंप्लीट वर्ड सीख लेता है। अब्राहम मास्लो के अनुसार मानव पीड़ा की पराकाष्ठा है, मतलब सबसे उच्च स्तर पर कौन सी इसमें से जो है आवश्यकता है। तो आपने सुना होगा अब्राहम मास्लो एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है, और उन्होंने एक 5 स्टेज मॉडल, और अभी DTPLS में क्वेश्चन आया था, वो आया था उनके एक नया मॉडल दिया उन्होंने, इसको संशोधन करके 8 स्टेज मॉडल। ठीक है, तो हम दोनों ही मॉडल को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, पहले हम देखते हैं 5 स्टेज मॉडल। क्या देखते हैं, 5 स्टेज मॉडल। तो आपको 5 स्टेज मॉडल दिखाई दे रहा होगा कि पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स या शारीरिक आवश्यकताएं, सिक्योरिटी नीड्स या सुरक्षा आवश्यकताएं, तीसरा संबंध आवश्यकताएं या अफेक्शन नीड्स, और चौथा एस्टीम नीड्स सम्मान की आवश्यकताएं, और 5वां है आत्मसिद्धिकरण या आत्मसिद्धिकरण की आवश्यकताएं। जो प्रथम 1 से लेकर नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, ये
प्रथम 1 से लेकर 4 तक की नीड्स को कहते हैं डी नीड्स। डी नीड्स का अर्थ होता है यानी कि डिफिशियंसी नीड्स या कमी की आवश्यकताएं, यानी कि इन चीज़ों की लगातार हमें कमी होती है और हम इनकी पूर्ति करने में लगे रहते हैं, इसलिए मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि हमकी जो 4 आवश्यकताएं हैं इन्हें पूरा करने के लिए लगातार लगे रहते हैं। जबकि जो 5वीं जो अवस्था है उसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। यह अपने आप ही पूर्ण की जाती है, सेल्फ होती है, इसमें अपन मतलब सोच नहीं सकती, सेल्फ ही होती है, मतलब यानी कि इसको आपको जो है ज़रूरत नहीं होती करने की, ठीक है क्या नहीं, ये अपने आप पूर्ण हो जाती है यदि आप सोच लेते हो तो। इसे कहते हैं हिरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, तो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत अब्राहम मैस्लो, ठीक है। तो ये होगा 5 वाला, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं 8 स्टेज मॉडल, जो जीडी प्रश्न में इसको पूछा गया था क्वेश्चन। 8 स्टेज मॉडल की बात करेंगे अपन, तो देखो फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंग नीड्स और एस्टीम, ये तो कितने हैं। अब यहाँ से 4 बढ़ा दी। कास्ट कैसे याद रखो ट्रिक में, कास्ट CAST, C माने कॉग्निटिव नीड्स, A माने एस्थेटिक नीड्स और S माने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और T माने ट्रांसजेंडर श्रेष्ठता या उत्तमता। तो इनको आप ध्यान रखोगे पूरी। तो प्रथम 4 को वही जाके था डिफिशियंसी नीड्स, और ऊपरी जो 4 है उन्हें G नीड्स या ग्रोथ नीड्स से कहते हैं या डेवलपमेंटल नीड्स से कहते हैं, ठीक है। तो मैंने ये दोनों ही मॉडल आपको कुछ नहीं करना है, केवल याद रखना है, ठीक है, कि कौन कौन क्या क्या आता है। 5 जो है स्टेज मॉडल में अब्राहम मैस्लो ने क्या क्या बताई बातें, और जो 8 स्टेज मॉडल उसमें क्या क्या बातें बताई हैं, ठीक है दोस्तों। इसको आप लिखना, शॉर्ट नोट्स बनाते रहना और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये बताओ कि ये सबसे उच्चतम पे क्या थी, तो सबसे उच्चतम पे थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थी ना, वो लिखा है 3 नंबर, नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जबकि एस्टीम नीड्स कब पे थी, 4थे पे, ठीक है। लव एंड बिलोंगिंग नीड्स 2रे पे, और सेफ्टी नीड लव एंड बिलोंगिंग नीड्स किस पे थी, 3रे पे, और जो सेफ्टी नीड्स 2रे पे, और पहले पे क्या थी, फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो देखो पहली क्या है फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरी है सेफ्टी नीड्स, तीसरी है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, चौथी है जो है एस्टीम नीड्स, और 5वीं है नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यही सबसे उच्च पे है। तो यही पूछा उन्होंने कि अब्राहम मास्लो के अनुसार डैश मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा है, यानी कि सबसे उच्च स्तर पर कौन सी है, तो सबसे उच्च स्तर पर है नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, चूंकि अभी देख कर आए अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की स्मृति प्रसंस्करण में किसी वस्तु को सतही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो लॉक एवं हार्ट का जो है प्रोसेसिंग लेवल मॉडल, मेमोरी प्रोसेसिंग लेवल मॉडल है, कि हम किस प्रकार से यदि सूचना की प्रोसेस करते हैं दिमाग में, तो वह कितने समय तक मेमोरी में रहेगी। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो दोस्तों, आपसे आशा करता हूं तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो, ये क्रैक एवं लॉकहार्ट का 1972 में दिया हुआ एक स्मृति के प्रक्रमण स्तर है, जो क्या प्रोसेसिंग लेवल ऑफ मेमोरी के स्तर है। इन्होंने 3 स्तर दिए थे। पहला स्तर था शैलो लेवल, इसे कहते हैं उथला स्तर या शारीरिक या संरचनात्मक या निम्न स्तर। यदि आपने इस स्तर पर किसी सूचना का जो प्रक्रमण किया अपने मस्तिष्क में, तो ये जो है बहुत कम समय तक रहेगी अपने मन मस्तिष्क में। और एक होती है इंटरमीडिएट लेवल या फोनोलॉजिकल लेवल। यदि आपने किसी सूचना का यदि मध्य स्तर पर आपने माने मध्य स्तर के स्तर पर प्रक्रमण किया है, तो ये जो है थोड़ा जो है शैलो लेवल से जो उथला स्तर है उससे थोड़े देर तक मेमोरी में रहेगी। और यदि आपने डीप लेवल या सिमेंटिक लेवल या अर्थगत स्तर पर आपने किसी सूचना का प्रक्रमण करके अपनी मेमोरी में रखा है, तो वो बहुत समय तक रहती है। तो हम इसलिए तो कहते हैं ना कि आप जो है समझ के याद रखें या समझ के पढ़ें, ठीक है। तो सबसे जो अच्छी जो माना जाता है वो होता है डीप लेवल, क्योंकि ये जो है बहुत समय तक इसकी मेमोरी रहती है। और सबसे खराब माना जाता है वो माना शैलो लेवल या सरफेस लेवल में सबसे पृष्ठीय लेवल, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या पूछा गया था कि किस प्रकार की स्मृति प्रसंस्करण में किसी वस्तु की सतही विशेषता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो सतही विशेषता पर किस में किया जाएगा, सीधी सी बात है शैलो लेवल पर, ठीक है। अभी बात की शैलो लेवल में उथला स्तर पर, ठीक है, और गहराई स्तर पर तो डीप लेवल पर, और दोनों के बीच में तो वो कहेंगे उसे इंटरमीडिएट लेवल पर, ठीक है। ऐसी समझ में आई, तो ये ऑप्शन लग गया होगा आपका, क्लियर समझ में आ गया होगा। अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रेक्षित जाता है, इंग्लिश हिंदी बहुत खराब दी है इसमें, इसका जो हिंदी है वो ट्रांसलेशन बहुत ही ज़्यादा गलत है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी कुछ चीज़ें याद रखना शुरू करें। अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रेक्षित जाता है जब बच्चा किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है क्योंकि उसे एक नए फ़ोन का वादा किया गया है। तो बच्चे कहेगा कि बताइए इसमें कौन सा ऐसा करा तो पुनर्बलन है या दंड है। तो सबसे मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यदि बहुत लॉजिकल तरीके से समझना है कि जो पुरस्कार और दंड की जो वो है, ये वो लेवल नहीं है नॉर्मल वाला, ये साइकोलॉजी का पुरस्कार और दंड की बात
कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर, सॉरी, ये जो है साइकोलॉजिकल पुरस्कार और दंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, क्या है ये। देखो, सबसे पहली बात आपको ये समझना है रीइंफोर्समेंट क्या होता है और दंड क्या होता है। ध्यान रखो, जब व्यवहार में वृद्धि हो, जब किसी भी चीज़ को देने से या हटाने से, किसी भी चीज़ को देने या हटाने से यदि व्यवहार यानी अंततः आपके व्यवहार में वृद्धि हो रही है तो वो है रीइंफोर्समेंट। और यदि किसी भी चीज़ को देने या लेने से आपके व्यवहार में कमी आती है, यदि आपके व्यवहार कमी आती है, उसे कहते हैं पनिशमेंट। क्या कहते हैं? पनिशमेंट। अब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो, जब यदि कोई चीज़ आपके व्यवहार में जोड़ी जाती है, आपके व्यवहार को दी जाती है, तो वो होता है पॉजिटिव। और जब आपके व्यवहार से कोई चीज़ छीन ली जाती है या किसी चीज़ को अवॉइड किया जाता है, तो यह उस चीज़ से छीना जाता है या जो क्या किया जाता है या आपके व्यवहार में से कम किया जाता है, तो उसे हम नेगेटिव कहते हैं। तो अब ये चीज़ समझ में आ गई कि आपको कैसे समझना है। अब क्वेश्चन क्या दिया गया था कि एक लड़के को अच्छे अंक आने पर क्या दिया गया? फोन दिया गया। तो सबसे पहले जो था, दे रहा है कि ले रहा है? तो हम कोई चीज़ दे रहा है किसी व्यक्ति को, कोई चीज़ किसी व्यक्ति के व्यवहार में जोड़ रहे हैं या दे रहे हैं, तो जो था ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो मैं अभी पढ़ा के आया आपको कि यदि कोई चीज़ व्यवहार में दे रहा है या जोड़ रहा है तो वो होता है पॉजिटिव, और हटा रहे हैं तो वो होता है नेगेटिव। तो सबसे पहले ये पॉजिटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव या तो दंड हो गया या पुनर्बलन होगा। अब ये पता लगाना कि दंड होगा कि पुनर्बलन। एक बात बताओ, आपके अच्छे अंक आने पर मैंने फ़ोन दिया, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही अच्छे अंक लाते रहें, तो यानी कि फ़ोन देने से उस व्यक्ति के अंकों में क्या होगी? वृद्धि होगी, यानी कि वो और मोटिवेटेड होगा पढ़ने के लिए। तो ये पढ़ने की जो प्रवृत्ति है, पढ़ने का जो व्यवहार है, उसमें वृद्धि आएगी कमी आएगी? तो वृद्धि आएगी, क्योंकि वो और चीज़ें कमाना चाहेगा, और चीज़ें अपने पेरेंट्स से लेना चाहेगा, तो वृद्धि हुई होगी। तो ये इन्फोर्समेंट, तो ये दोनों ही जोड़ क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो इस प्रकार से आपको पहले डिफाइन करना है कि कोई चीज़ दे जा रही है व्यवहार में कि ली जा रही है। यदि दी जा रही है तो पॉजिटिव है और ली जा रही है तो नेगेटिव है। फिर तय करना है कि व्यवहार में वृद्धि हो रही है कि कमी। यदि वृद्धि हो रही है तो क्या है? पुनर्बलन है, और कमी आ रही है तो पनिशमेंट है। ठीक है दोस्तों, चलो सॉरी दोस्तों, ये जो है अगला चलते हैं। तो इसका आंसर क्या बना? तो इसका बना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। क्योंकि देखो, अध्ययन का कौन सा सिद्धांत परीक्षित जाता है कि जब बच्चा किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है क्योंकि उसे एक नए फ़ोन का वादा किया गया है, तो ये बताओ उसको क्या कुछ मिलेगा, माना जोड़ा जाएगा उसके व्यवहार में, तो वो क्या जोड़ा जा रहा है, तो क्या है? पॉजिटिव। अब वो इसलिए तो कह दो, ये लालच देने से वो पढ़ रहा है ना, बैंकर अच्छे रंग में लाने का प्रयास कर रहा है ना, तो उसके पढ़ने के बारे में वृद्धि हुई ना, क्योंकि वो पाना चाहता है इसको फोन को, तो वृद्धि हुई, तो क्या है? रीइंफोर्समेंट। तो ये है क्या? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, जो से ध्यान रखें, जो दंड वो वाला दंड और वो वाला जो है वो नहीं है सामान्यतः वाला, ध्यान रखना, जो अपन साधारण जिंदगी में करते हैं। पुनर्बलन माने ये, और जो माने वो नेगेटिव माने का है पीट रहे या कोई चीज़, मतलब उसको नेगेटिव चीज़ दे रहा है, और पॉजिटिव का अर्थ तो कोई सकारात्मक, ये वो वाला नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, और जो किसने दिया? BF स्किनर ने दिया है ये सब चीज़ें। अनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो आपको पता है कि अनुवांशिकता का क्या है? जीन। क्या है? जीन है। और जाइगोट क्या है? तो जब कोई भी जो है अंडाणु निषेचित हो जाता है, तो जो एक तरीके से जो बनता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। क्रोमोसोम पता ही होंगे आपको, निषेचित को उसका पता ही होगी। अगला, एक बच्चा अपना काम करता है, क्योंकि अगर वह करता है तो उसे चॉकलेट से पुरस्कृत किया जाएगा। चॉकलेट का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? ये बताओ, आपको कुछ काम करने पर कुछ मिल रहा है ना, तो इसलिए तो आप काम कर रहे हो। तो जो चीज़ आपको देते हैं उसे कहते हैं रीइंफोर्सर। क्या कहते हैं? रीइंफोर्स प्रबलक। और जिस चीज़ को देने से आपकी जो है व्यवहार में वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। तो आपके व्यवहार में वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है रीइंफोर्समेंट, और जो चीज़ दी जा रही है कि उससे बड़े व्यवहार आपका, उसे कहते हैं रीइंफोर्सर। क्या कहते हैं? रीइंफोर्सर। क्या कहते हैं? रीइंफोर्सर या प्रबलक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मान के चलो, मैंने कहा कि यदि आपने जो पूरे यदि वर्ग 2 काट लिया तो मैं आपको एक बाइक दूंगा, तो बाइक क्या है? यहाँ पर रीइंफोर्सर। और जो आप पढ़ रहे हो, जो आपकी मोटिवेशन पैदा हो गया कि मोटरसाइकिल मिलेगी, तो वो है क्या? रीइंफोर्समेंट। जो प्रक्रिया रीइंफोर्समेंट एक वैसी अमूर्त प्रक्रिया है, मतलब मन में भाव आता है जो कॉम्पिटिशन, वो एक तरीके से आगे बढ़ने का। प्रथम तथा त्रुटि विधि इनके द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो प्रथम त्रुटि विधि किसने दी है? वो दी थॉर्नडाइक ने। ट्रायल एंड एरर मेथड किसने दी है? थॉर्नडाइक ने। चलिए आगे चलते हैं, थॉर्नडाइक को देख लेते हैं। देखो थॉर्नडाइक से आप क्या कह रहे हैं, तो
देखिए एसआर थ्योरी या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी को, ठीक है। इसे एसआर मन एस मन स्टिमुलस मन उद्दीपक और आर मन रिस्पॉन्स है अनुक्रिया, और बीच में इन दोनों के बीच में जब बंद बन जाता है यानी कि लाइनिंग हो गई, ठीक है। प्रयास और त्रुटि के द्वारा उद्दीपक को लाभकारी क्रिया से संबंधित या आबंधित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा अधिगम के कारण व्यवहार में प्राप्त उद्दीपकों के लिए, चलिए दोस्तों, तो आपको समझ में आ रही होगी बात। तो इसको जो है एसआर थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, पैटर्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये सब नाम से जाना जाता है ये थ्योरी, ठीक है। अब ये थ्योरी में क्या कहा गया है तो देखिए इस थ्योरी में जो थॉर्नडाइक साहब थे, क्या थे, थॉर्नडाइक साहब थे, उन्होंने जो क्या किया था, इसमें अधिगम में कुछ नियम दिए थे। तो प्राइमरी लॉज माने प्राथमिक नियम और द्वितीय नियम, प्राथमिक नियम और द्वितीय नियम या गौड़ नियम, ठीक है। तो प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज माने प्राथमिक नियम और गौड़ नियम। तो प्राइमरी लॉज थे 3, लॉ ऑफ रेडीनेस तत्परता का नियम, दूसरा था लॉ ऑफ एक्सरसाइज अभ्यास का नियम, तीसरा था लॉ ऑफ इफेक्ट या प्रभाव का नियम। इसमें 5 सेकेंडरी लॉज में थी लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स बहु अनुक्रिया का नियम, द लॉ ऑफ सेट या एटीट्यूड समझ या अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल रिस्पॉन्स आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एनालॉगी सादृश्यता का नियम, या लॉ ऑफ एसोसिएटिव सिस्टम या लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग या सैचर प्रतिस्थापन का नियम, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये जो है आपका पूरा हो गया किसका, अधिगम उसका थॉर्नडाइक की बात। और ट्रायल एंड एरर किसने दिया है, प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, तो प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत दिया है किसने, जो है थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, ठीक है। कॉलर ने क्या दिया, तो इनसाइड थ्योरी है ना, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिन्हें प्याजे ने अभी पढ़ के आए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, 4 स्टेजें दी है। पावलोव तो क्लासिकल कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत IP पावलोव, इवानोविच पेस्ट्रोविच पावलोव ने दिया है, ठीक है। तो ये ठीक है, सारे आंसर बता दिए मैंने इसके। अगला क्वेश्चन, एक छात्र जो अंक अर्जित करने के लिए पूरा कार्य पूरा करता है वह इससे प्रेरित है, नोइंग नीड्स, इंट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर या मास्टरी गोल्स। देखो मेरे दोस्तों, जब भी हम किसी बाह्य कारक के लिए कार्य करते हैं तो हम क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेटेड है, यानी कि सॉरी एक्सट्रिंसिक माने बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। मैंने एक अभी मोटिवेशन का एक दिन समझाया था कि जब आप कोई कार्य अपने लिए करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, अपने मन मस्तिष्क से जुड़ी है वो चीज़, इसलिए करते हैं, आपको आनंद आता है, तो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन या इंट्रिंसिक जो एक तरीके से फैक्टर्स होता है। और यदि आप जब बाह्य कारक के प्रभाव में कोई काम करते हैं तो उसे कहते हैं हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स या बाहरी कारक कहते हैं। तो इसका ये चीज़ समझ में, क्योंकि अंक लाना, अंगों के लिए पढ़ना है, किसी नौकरी के लिए पढ़ना, ठीक है कि नहीं, और जो है किसी चीज़ को पाने के लिए पढ़ना, ठीक है, रैंक आने के लिए पढ़ना, ये सब बाह्य अभिप्रेरणा के कारक हैं। या किसी के कंपटीशन के लिए पढ़ना कि वो पढ़ रहा है इसलिए पढ़ रहा है। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अपने अंदर क्या लाना है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन या इंट्रिंसिक फैक्टर पैदा करना है पढ़ाई के प्रति। अगला, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, देखिए कितनी खतरनाक इंग्लिश है, तो जबकि हिंदी है, लेकिन इंग्लिश देखो कितना है। क्लासिकल कंडीशन किसने दी है, क्लासिकल कंडीशनिंग तो IP पावलोव, इवानोविच पेस्ट्रोविच पावलोव, ठीक है। अब जो पूछ रहा है कि चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन या क्लासिकल कंडीशनिंग के माध्यम से एक उदासीन उद्दीपक एक क्या बन जाता है। यदि आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं इस थ्योरी को, तो आप मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, और मैं आपको जो है उसमें बताने वाला हूँ, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम IP पावलोव ने जो प्रयोग किया था, वो सबसे पहले उसने अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया था किसको, कुत्ते को, ठीक है, भोजन दिया था। तो उसको स्वाभाविक सी बात है मेरे दोस्तों, किसी को यदि भोजन दोगे तो भोजन देखकर लार ही टपकती है ना, समझ में आ रही बात कि नहीं। तो देखो अनकंडीशनल स्टिमुलस उसे कहते हैं जो स्वाभाविक उद्दीपक होता है। जिसे मानकर चलो भोजन के प्रति लार आना एक स्वभाव की बात है, ठीक है नहीं, किसी अच्छी चीज़ को देखकर उस पर भाव आना, उस पर प्रेम का भाव आना क्या है, एक जो नॉर्मल है। तो ये क्या उसे कहते हैं हम माने इसे हमें अनुबंधित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे जोड़ने की जरूरत है नहीं होती है। जहाँ पर कोई सुंदर घर देखे तो आपको अच्छा लगेगा ही, सही बात है ये, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ है। नेचुरल का मतलब ये है कि यहाँ पर कि ये चीज़ को आपको जो है वो उससे जुड़ी चीज़ है ना, कि अच्छी चीज़ हमको आपको अच्छा महसूस होगा देखकर। इसी प्रकार से भोजन है तो भोजन से लार आना स्वाभाविक बात है। तो स्वाभाविक उद्दीपक को हम क्या कहते हैं, अनअनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। उस अनअनुबंधित उद्दीपक के कारण ही क्या आई थी, उसकी लार आई थी किसके, कुत्ते के मुंह में। जब लेकिन पावलोव ने
भोजन के साथ मैंने अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ घंटी दी, तो पहली बार में उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा या 2-4 बार में कोई अंतर नहीं पड़ा कि घंटी से कोई संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर जो घंटी ने कार्य किया वो किया किसका, तटस्थ उद्दीपक या न्यूट्रल स्टिमुलस का कार्य किया, यानी कि इसके वजह से थोड़ी लार आई। लार तो भोजन के वजह से आई, मैंने अनकंडीशनल स्टिमुलस की वजह से आई, यूसीआर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आया, ना कि घंटी की वजह से। तो दूसरी बारी स्टेज में भी क्या है, अभी कंडीशन हुआ नहीं है, जो है अभी जो कंडीशन है, जो अनुबंधन कराना चाहता है पावलो वो हुआ नहीं है। वो चाहता है कि घंटी बजने पर क्या करे, कुत्ता के मुंह में लार आ जाए। लेकिन जैसे ही जब बार बार उस कुत्ते ने देखा कि घंटी बजती है तुरंत ही भोजन मिल जाता है, तो ये बस समझ गया कि घंटी माने भोजन। तो अब अनुबंधन बढ़ा लिया उसने, अधिगम कर लिया कि घंटी इज इक्वल टू भोजन, यानी कि जैसे ही घंटी बजेगी तो क्या होगा, भोजन आ जाएगा। तो जो बताइए, अब घंटी न्यूट्रल स्टिमुलस से क्या बदल गई, कंडीशनड स्टिमुलस में बदल गई, क्योंकि अनुबंधन हो गया कुत्ते के साथ। ठीक है, कि भोजन के साथ के माने कि यदि घंटी बजी तो यानी कि भोजन आने वाला है, और जैसे ही घंटी बजती थी और कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। तो अब घंटी का संबंध किससे हो गया, अब घंटी की वजह से क्या आ रही है, तीसरे वाली स्टेज में लार आने लगती है, यानी कि यहाँ पर जो घंटी है वो क्या हो गई, कंडीशनड हो गई है या अनुबंधित हो गई है। ठीक है, यानी कि इसमें संबंध बैठ गया, इसमें बॉन्डिंग हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है। तो यही पूछा गया कि बताइए जो घंटी है पावलो के सिद्धांत में, वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस से काय में परिवर्तित हो गई थी, तो वो एक न्यूट्रल या उदासीन उद्दीपक से अनुबंधित उद्दीपक में हो गई थी, क्या परिवर्तित, माने उसने भोजन की जगह ले ली थी, क्योंकि पहले भोजन की वजह से लार आ रही थी, अब घंटी की वजह से लार आ रही है। इसका अर्थ है घंटी और लार में संबंध हो गया, यानी कि अधिगम हो गया है। मैंने कुत्ते ने ये सीख लिया है कि घंटी बजने का मतलब है कि भोजन आना। ठीक है दोस्तों, और पावलो यही चेक करना चाहता था, यही करवाना चाहता था वो, ताकि वो ये चीज़ को सिद्ध कर सके कि कैसे हम किसी चीज़ को जो है जोड़ सकते हैं, किसी एक उद्दीपक को एक दूसरी अनुक्रिया के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आप आंसर कर पाओगे आसानी से। ठीक है, तो क्या कहा है उन्होंने कि क्लासिकल कंडीशन के माध्यम से एक उदासीन उद्दीपक माने घंटी, उदासीन उद्दीपक माने क्या लिया था, घंटी एक डैश बन जाती है, क्या बन जाती है, तो कंडीशन स्टिमुलस या बन जाती है, अनुबंधित उद्दीपक बन जाती है। ठीक है, क्यों बन जाती है, क्योंकि इस घंटी की वजह ही फिर लार आना प्रारंभ हो जाती है। तो इसका अर्थ है कि लार और घंटी के बीच में संबंध हो गया, यानी कि अब कंडीशनड हो गई, जो पूरी कंडीशनड हो गया अनुक्रिया घंटी के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये होगा कंडीशनड स्टिमुलस। अगला, दरवाजे को बंद करके लगातार आने वाली तेज आवाज़ से बचा जाता है, यह डैश का उदाहरण किसका है। तो सबसे पहली बात ये बताओ कि इसमें कोई चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, माना कुछ अपने व्यवहार में कुछ घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। हाँ, एक तेज आवाज़ आ रही थी उसको हम कम कर रहे हैं, यानी कि हम अपने व्यवहार से कुछ चीज़ हटा रहे हैं। तो मैंने अभी पढ़ा के आया हूँ रीइंफोर्समेंट में कि जब हम कोई चीज़ को हटाते हैं तो वो होता है नेगेटिव, और जब किसी के व्यवहार में कुछ चीज़ जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव। जब हम किसी चीज़ को व्यवहार में किसी भी चीज़ को किसी व्यक्ति के व्यवहार में जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव। और जब हम किसी चीज़ को किसी के व्यवहार से हटाते हैं, तो देखिए अभी तेज घंटी की आवाज़ आ रही थी ना, तो अब उसने क्या किया, उस तेज जो आवाज़ आ रही थी उस आवाज़ को कम करने के लिए उसने गेट लगा लिए। इसका अर्थ क्या है कि उसके व्यवहार में पहले आवाज़ तेज आ रही थी तो उसको पीड़ा हुई, तो उसने इसको कम करने के लिए हटा दी ना, वो घंटी की आवाज़ को कम कर दी गेट लगा के। तो कोई चीज़ हटाया गया है ना व्यवहार में से, तो नेगेटिव है। अब तो आपको काम करना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, सॉरी ये आप जी क्या रीइंफोर्समेंट होगा कि दंड होगा, माने पनिशमेंट होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गेट लगाने से ये बताओ कि वो जो जौन व्यवहार चाहता था वो कौन व्यवहार चाहता था, वो चाहता था कि जो कर्कश जो वो है व्यवहार है, जो कर्कश जो लग रहा है उसके कानों को जो आवाज़ कर्कश लग रही है वो कम हो जाए। तो कम हुई ना, तो यानी कि उसका व्यवहार बढ़ा ना, वो जो चाहता था वो हुआ ना, तो वो हुआ, तो इसका अर्थ है कि पुनर्बलन है। तो क्या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट उसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तुरंत ही लगा सकते हो। वरना आप तो एक चीज़ ध्यान रख लो, अवॉइड किया ना, जब किसी चीज़ को अवॉइड करते हैं तो उसमें नेगेटिव नकारात्मक ही पुनर्बलन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये ठीक है। ठीक है, वरना मेरा जो पहला वाला लॉजिक है, 1-2 क्वेश्चन आ चुके हैं पुनर्बलन से, वो लगा अच्छे से लगाना, तो ये समझ में आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन, कई ऊतक एक प्रणाली को जन्म देने के लिए आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन या समन्वय करते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप डेवलपमेंट के टॉपिक में पढ़ोगे आप क्या, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है कि जैसे विभिन्न प्रकार के अंग हैं, जब वो कोई कार्य करते हैं तो वो आपस में जुड़कर कार्य करते हैं। जैसे आज अपन कोई, जैसे मान के चलो मुझे लिखना है, तो देखो अलग, देखो आँख अलग चीज़ है,
हाथ अलग चीज़ है, कंधा अलग, समझो में अलग चीज़ है, और जो मेरी गर्दन अलग चीज़ है। लेकिन जब मैं लिखता हूँ तो इन सब चीज़ों का आपस में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, तब कार्य करते हैं। तो इसे कहते हैं हम क्या, इंटीग्रेशन। तो यही इन्होंने पूछा है, कई ऊतक एक प्राणी को जन्म देने के लिए आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। यही होता है अंदर हमारे जन्म के समय भी, कि आपस में अलग अलग कोशिकाओं के अलग अलग ऊतकों के अलग अलग कार्य होते हैं। लेकिन क्या करते हैं वे, किसी एक कॉमन कार्य को करने के लिए आपस में समन्वय कर लेते हैं, ठीक है, और वो काम, उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। लेकिन जब यह क्या करें, इंटीग्रेशन से जब अलग अलग हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4, उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, उसे विभेदन कहते हैं। जब क्या करें, जब इंटीग्रेटेड कोई अंग है और जब वो अलग अलग हो जाए, अलग अलग हो जाए, माने एक कार्य के लिए कार्य ना करें, अलग अलग कार्यों के लिए करें, तो उसे हम क्या डिफरेंशिएशन कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। इंटीग्रेशन को उल्टा होता है डिफरेंशिएशन। तो इन्होंने कहा कि देखो कई ऊतक, बहुत सारे ऊतक है, आपस में मिलकर, ठीक है, एक समन्वय कर रहे हैं ना, तब ये कार्य कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। और जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत अराजकता, नेटवर्क और जटिलता एवं आत्मसंगठन सिद्धांतों द्वारा खोजे गए सिद्धांतों को एकीकृत करता है? तो इसे कहते हैं कनेक्टिविज्म। कैसे कहते हैं इसे, कनेक्टिविज्म कहते हैं, संयोजनवाद कहती हैं, ठीक है। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, नेटवर्क बनाता है, काउस बनाता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी होती है ये, ठीक है। तो ये क्या करता है कि नेटवर्क लिख के आकर कनेक्ट कर रहा है, यानी कि, ठीक है, ऐसे आप रख सकते हो उसको यार। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का में एक शिक्षण कौशल नहीं है? तो देखो ये 3 शिक्षण कौशल, तो अचीवमेंट हम करवाना, योगात्मक है, प्रदर्शन है, लेकिन जो फॉर्मेटिव है वो कोई भी कौशल नहीं है, वो एक काय का भाग है, वो एक मूल्यांकन का भाग होता है, ठीक है दोस्तों। देखो निम्नलिखित में से किस प्रकार के पालन पोषण से बच्चे के विकास में लाभ होने की संभावना सबसे कम होती है? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुम्हें मौखिक समझा देता हूँ। एक जो है विज्ञान, मनोविज्ञान है, बॉमरिंड, क्या नाम है, बॉमरिंड, BAUMRIND, बॉमरिंड। बॉमरिंड ने पेरेंटिंग 4 पेरेंटिंग स्टाइल दिए, कितने, 4 पेरेंटिंग स्टाइल दिए, यानी कि 4 जो है क्या है, जो एक तरीके से अभिभावक शैलियाँ दी। पहली अभिभावक शैली का नाम है अथॉरिटेटिव, जो है क्या, पहली का मैं बताया अथॉरिटेरियन, जो है क्या कहते हैं, पेरेंटिंग स्टाइल। पहली क्या है, अथॉरिटेरियन जो है पेरेंटिंग स्टाइल, यानी कि सत्तावादी, जो है सत्तावादी अभिभावक शैली। ये जो है सबसे खराब होती है। इसमें क्या होता है, सबसे खराब ये होती है, इसमें मतलब कहने का कि इसमें जो है पेरेंट्स से जो नियम बनाते हैं वो 100% फॉलो करवाते हैं बच्चों से, ठीक है, और इनके अगर नियमों में नहीं चलते हैं तो बच्चों को दंड भी देते हैं। बिल्कुल भी बच्चे की नहीं सुनते हैं, बच्चे को बिल्कुल फ्री नहीं रखते हैं, यानी कि राजा सत्ता खाएं, सत्ता अपने हाथ में रखते हैं, बिल्कुल पूरे घर की, है ना। तो बच्चों को यहाँ पर जो है बिल्कुल एकदम रखा जाता है, एकदम कस्टडी में, समझ, एकदम नियमों में रखा जाता है, और बच्चा बिल्कुल एक एक बात को फॉलो करना होता है। अब है अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव में क्या होता है बच्चा, कि थोड़ा डेमोक्रेटिव होता है। ये डेमोक्रेटिव माने क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स नियम बनाते हैं, ठीक है, नियम रहता है कि ये नियम है, ये नियम पालन करना चाहिए, और इन नियमों को बनाने के बाद उनका पालन भी करवाते हैं। क्या कर, उनका पालन करने में मदद करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि गलती कर दी तो सीधी मार ही दिया, है ना, उनको समझाएंगे, ठीक है। लेकिन जो अथॉरिटेरियन वाले हैं, जो सत्तावादी वाले हैं, वो तो सीधे क्या करते हैं, पिटाई ही कर देते हैं। तीसरा होता है परमेशिव, अनुमोदक, माने बहुत अधिक ढील देते हैं बच्चों को, जो है कुछ भी करिए, इन्हें कोई मतलब समझ रहे हैं, ज़्यादा ढील रहती है, बच्चे कुछ भी करते रहते हैं, उन्हें कहते हैं अनुमोदक। परमेशिव माने बहुत ही ज़्यादा जो अनइन्वॉल्व कर दो, उन्हें मतलब ही नहीं है बच्चों से। तो इन्हों के सबसे कम संभावना कुछ निम्नलिखित में से किस प्रकार के पालन पोषण से बच्चे के विकास में लाभ होने की संभावना सबसे कम है? तो ये बताओ, जब पेरेंट्स अनइन्वॉल्व है, माने संबंधित ही नहीं है, उससे मतलब जुड़े ही नहीं है, बच्चा कहूँ रह रहा है, वो कहूँ रह रहा है, तो वो क्या है, ये सबसे खराब है। तो इससे सबसे कम संभावना है। परमेश्वर में थोड़ी तो जो है कि चलो जो है, जो अनुमतियां हैं वो ज़्यादा दिए हैं, लेकिन है तो उसके साथ में, लेकिन इनमें तो जो अनइन्वॉल्व में तो बिल्कुल साथ में ही नहीं है। तो समझ बात, तो बच्चा इस संपर्क में नहीं है, उन्हें बच्चे से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो सबसे कम लाभ पहुंचेगा अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल, यानी कि असंबद्ध अभिभावक शैली से, ठीक है। ये बॉमरिंड की थ्योरी है। छात्रों में रचनात्मकता विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? द टीचर हैज़ टू गिव फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड, ये बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए, ठीक है। शिक्षक को रचनात्मकता के महत्व को पर व्याख्यान देना चाहिए, बिल्कुल गलत। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवसर देना चाहिए, बिल्कुल सही। शिक्षक को स्वयं भी रचनात्मक होना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन बच्चों से संबंधित नहीं है। चौथा तो पहला द टीचर हैज़ टू गिव फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड फर्स्ट, और जो है थर्ड में जो है ऑप्शन
आंसर बताओ। तो क्या होगा, तो आप क्या करना है, बच्चों को प्रतिक्रिया देने के लिए क्या करें, उनको मुक्त होना चाहिए। बच्चा जो भी प्रतिक्रिया देना चाहता है वो खुशी से दे। अगला जो क्वेश्चन है वो है द टीचर हैज टू गिव फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड, सॉरी ये हो गया आंसर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था कौन सी है? मेरे प्यारे दोस्तों बिल पढ़ा के आया हूँ। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, ठीक है। तीसरी अवस्था थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष, और फॉर्मल ऑपरेशनल जो थी 11 प्लस से 14 वर्ष। तो सबसे आखिरी कौन सी थी? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ऑप्शन नंबर 4 तो बहुत सरल क्वेश्चन है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में होता है, तो स्पोरेडिक डेवलपमेंट गलत, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट गलत, तो डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट बिल्कुल सही है। शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग डिफरेंट रेट ऑफ तो क्या होता है, शरीर के विभिन्न जो अपने अंग हैं उनमें अलग अलग दर होती है उनके विकास की, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है 23। मेरे परीक्षण परिणाम दर्शाते हैं कि मुझे खेलों में रुचि है, लेकिन मेरे पास खेलने के लिए सहन शक्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त कथन का वर्णन करता है? मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अंदर इन्नेट पोटेंशियल, यानी कि आपके अंदर किसी कार्य की, किसी स्किल की, या किसी भी चीज स्किल की, किसी कार्य करने की या किसी विशिष्ट टास्क करने की जो जन्मजात क्षमता होती है उसे हम एप्टीट्यूड कहते हैं, उसे हम अभिवृत्ति कहते हैं। तो किसी कार्य को करने की, किसी टास्क को करने की आपके अंदर जो जन्मजात क्षमता होती है उसे ही हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। लेकिन आपने क्या किया, उसको जो है उसका जो है अभ्यास नहीं किया, ठीक है, तो आपको नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि कौन सा टेस्ट लिया होगा? एप्टीट्यूड टेस्ट लिया होगा कि आपको ये पता लगा लिया कि आप ये कर सकती हैं। तो अपन जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं यही तो पता लगवाते हैं कि हमारा बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, तो मैं यही चीज़ का पता लगवाते हैं एप्टीट्यूड का, उसको किस में रुचि है, किसकी अभिवृत्ति में रुचि है, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है इसमें हो गया, तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। स्किल टेस्ट क्या होता है? किसी चीज़ को आपने सीखा, आप कोई मांसपेशियों का उपयोग करते हुए जब कोई चीज़ करते हो उसे हम स्किल टेस्ट कहते हैं। स्किल तो जैसे मान के चलो आपने मोटरसाइकिल सुधारना सीखा, जैसे आपने एक तरीके से कोई कार करना सीखा जिसमें आपकी मांसपेशियाँ यूज होती हों, तो उसका मुझे परीक्षण करते हैं, उसे हम स्किल टेस्ट कहते हैं। एक होता है अचीवमेंट टेस्ट, जब हम कोई भी चीज़ सामग्री कंटेंट और डिलीवरी कर देते हैं, फिर हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चे ने उसको कितना ग्रैप किया, बच्चे ने कितना समझा, मतलब कितने मतलब लेवल तक बच्चे ने समझ लिया, उसे हम कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट आप जानते ही हैं, ठीक है। हम इंटेलिजेंस या एक तरीके से जो हमारे अंदर समायोजन की क्षमता है उसका पता लगाने के लिए लेते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट आंसर हो गया। बच्चे अक्सर माता पिता के बीच हुए झगड़े के लिए खुद को दोषी मानते हैं। पियाजे के सिद्धांत मैंने क्या व्याख्या करता है पियाजे के सिद्धांत? तो ये ईगोसेंट्रिज्म के कारण बच्चा माता पिता में होने वाले झगड़े के कारण अपने आप को मान लेता है। ईगोसेंट्रिज्म का अर्थ होता है कि बच्चा मन अपने आप, प्रत्येक चीज़ को मन अपने आप पर धरकर देखता है, यानी कि ऐसे कह सकते हैं अपन। वैसे ये क्वेश्चन संदर्भ नहीं मिल रहा है ईगोसेंट्रिज्म से। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब ये होता है कि बालक अपने दृष्टिकोण में किसी दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करता है। जैसे उसने कहा कि हमारी मैम तो बहुत अच्छी हैं, तो पेरेंट्स कहेंगे कि नहीं तुम्हारी मैडम ठीक नहीं, वो गलत पढ़ा रही हैं आपको, नहीं, तो वो कहेंगे हमारी मैडम तो बहुत अच्छी हैं। यानी कि जब कोई बालक दूसरे के विचारों को अपने विचारों में समाहित नहीं करता है उसे हम कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म, वो अपने ही विचारों पर केंद्रित रहता है, ठीक है। तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है, और इसमें ठीक है मिलता जुलता है, लेकिन एकदम अगर टेक्निकल जाए तो नहीं है। मध्य बचपन के दौरान जब असफलता का सामना करना पड़ता है तो बच्चे अनुभव से क्या समझेंगे? तो ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड व्हेन फेस्ड विद फेलियर व्हाट मीनिंग वुड चिल्ड्रन अटैच टू देयर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो सीधी सी बात है, तो वो क्या कहते हैं कंक्लूड दैट फेलियर। बच्चे क्या सोचते हैं कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने उनकी ये क्या है कि असफलता की वो समझते हैं कि ये मेरे ये अक्षमता का संकेत है, यानी कि मुझ में ये कार्य ना करने की क्षमता नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपना तीसरा, ठीक है। तो ये कहेंगे यह निष्कर्ष निकालना कि असफलता उनकी अक्षमता का संकेत है, ना कि ऐसी स्थिति है जिसे अधिगम करने या अभ्यास करने से संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो वो सोचते हैं कि शायद मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ और जो है इसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं, ऐसा सोचने लगते हैं बच्चा, ठीक है। छोटे मिडिल चाइल्डहुड के जो बच्चे होते हैं, ठीक है। अब जीन पियाजे के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें नई जानकारी के प्रकाश में हमारे मौजूद स्कीमा को बदला जाता है उसे क्या कहते हैं?
मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ये भी जीन प्याजे का कंसेप्ट है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के अंतर्गत आता है। देखो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखो अगर आप देखो एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण क्या होता है। देखो आपके अंदर यदि कोई पहले से जानकारी है और यह आपको ओल्ड स्कीमा आपके मस्तिष्क में है, उसके आधार पर यदि आप नई जानकारी में परिवर्तन करते हैं तो आप अपने पुरानी जानकारी के आधार, माने आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, जो मौजूद स्कीमा है, उस मौजूद स्कीमा के आधार पर जब आप जो नई आने वाली जानकारी है उसमें परिवर्तन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण या समावेशन कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये दोनों टर्म इंग्लिश में याद रखें, हिंदी वाले भी, क्योंकि एसिमिलेशन का जो हिंदी है वो कभी कभी समायोजन भी दे देते, बहुत उल्टा सीधा देते हैं। इसलिए मेरी बात को समझने का प्रयास करना कि एसिमिलेशन क्या होता है। तो आपके पास कोई पुरानी जानकारी है किसी से संबंधित, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे आपको पता है कि भारत की, मान के चलो भारत की राजधानी कलकत्ता है, आपको ये पता है, ठीक है। अब नई जानकारी पता चली आपको कि भारत की राजधानी तो क्या है, दिल्ली है। तो अब आपने क्या किया कि अब आपने पुरानी जानकारी, नई जानकारी नहीं बदली, आपने पुरानी जानकारी बदली नई जानकारी, पुरानी जानकारी बदली नई जानकारी के अनुसार, कि नई जानकारी ठीक है, पुरानी गलत है। तो ये तो हो गया आपका कौन सा, एकोमोडेशन, जो आगे पढ़ूंगा मैं अभी। लेकिन इसका अगर एसिमिलेशन का उदाहरण देंगे तो जैसे मान के चलो आपने पढ़ा कि आप, जैसे मैंने कहा कि भारत जो है, मैंने कहा कि भारत जो है, जैसे मैंने कहा कि भारत के जो है, आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब एक बंदा कहता है कि नहीं, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री, एक बंदा कहता है कि मनमोहन सिंह है। तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि इस नई जानकारी में करेगा परिवर्तन। वो कहेगा ये गलत लिख गया, ये बंदा गलत भूल गया इस वीडियो में। तो वो क्या करेगा कि ये जो नई जानकारी आई है तो उसके पास जो मौजूदा जानकारी उसके आधार पर नई जानकारी में परिवर्तन कर देगा, ठीक है क्या नहीं। तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। अब इसका उल्टा कर लो, क्या इसका उल्टा कर लो, जस्ट एकोमोडेशन। जब एग्जिस्टेंस स्कीमा या जो ओल्ड स्कीमा है उस स्कीमा में परिवर्तन किया जाता है नए स्कीमा के आधार पर। तो मैं अभी बता चुका हूँ, जैसे मैंने कहा कि जो है, मुझे याद है, मान के चलो मुझे याद है कि भारत की राजधानी कलकत्ता है, लेकिन अब वर्तमान में नहीं जानकारी पता कि भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली है। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो भारत की राजधानी क्या दिल्ली है, तो मैं पुराना स्कीमा क्या था कि कलकत्ता है, तो मैं अब कलकत्ता में परिवर्तन करूंगा, क्योंकि कलकत्ता कौन सी है, तो कलकत्ता तो मेरे मस्तिष्क में पहले ही थी। तो ये था ओल्ड स्कीमा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने किया कि अपनी पुरानी जानकारी में परिवर्तन किया नई जानकारी के आधार पर। तो एरो का निशान लगा, इसका अर्थ है कि उसमें माने जुड़ गई ये चीज़, पुरानी जानकारी उसमें परिवर्तित हो गई नई में, ठीक है। तो पुरानी में परिवर्तन हुआ तो इसमें लगा इसमें परिवर्तन, यानी कि एकोमोडेशन में पुरानी जानकारी में परिवर्तन होता है और नई जानकारी में परिवर्तन नहीं होता है, नई जानकारी जैसे कहते हो रहती है। अब क्वेश्चन देख लेते, समझ में आ जाएगा आपको। देखो, जीन पियाजे के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें नई जानकारी के प्रकाश में, देखो मैं नई जानकारी के आधार को मानते हुए, मैं नई जानकारी को जैकेट रखते हुए मैं मौजूदा स्कीमा, माने जो एग्जिस्टेंस स्कीमा है, जो ओल्ड स्कीमा है उसको बदला जाता है। तो मैंने क्या बताया था अभी, जब ओल्ड स्कीमा में परिवर्तन करते हैं जो पहले से उपस्थित है और नई जानकारी के आधार पर, तो उसे हम कहते हैं एकोमोडेशन। क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। और इसका उल्टा कर लो तो एसिमिलेशन क्या होता है, तो जब हम नई जानकारी में परिवर्तन करते हैं पुरानी जानकारी के आधार पर, यानी कि ओल्ड या एग्जिस्टेंट स्कीमा के आधार पर या मौजूदा स्कीमा के आधार पर जब नई में परिवर्तन करते हैं तो उसे कहते हैं क्या, एसिमिलेशन। आई होप दोस्तों आपको जो है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 20 बिंदु को एक सीधी या वक्र रेखा के साथ साथ रखा जाता है और हम उनके बीच के अंतर को अनदेखा कर एक साथ देखते हैं, यह गेस्टाल्ट के अवधारणात्मक संगठन के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है। तो देखिए, गेस्टाल्ट ने जो है परसेप्चुअल, जो एक तरीके से परसेप्शन के बहुत सारे जो है क्या दिए, नियम दिए थे, उनको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उनको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे अब, ठीक है। तो पूरा जो है समझने दो। पहला नियम है निकटता का नियम, तो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। जो वस्तुएं किसी स्थान अथवा समय में एक दूसरे के निकट होती हैं वे एक दूसरे से संबंधित अथवा एक समूह के रूप में होती हैं। जैसे आपको चित्र में डॉट डॉट दिख रहे होंगे, तो आप एक साथ में दिख रहे हैं, अलग अलग नहीं दिख रहे होंगे। आप देख रहे हो दो की लाइन में दिख रहे होंगे या पूरे के रूप में दिख रहे होंगे, तो अलग अलग करके नहीं दिख रहे होंगे इनको, ठीक है, समूह के रूप में दिखते हैं। उदाहरण के लिए चित्र 5.7, बिंदुओं के एक वर्ग प्रतिरूप जैसा नहीं दिखता है, बल्कि बिंदुओं के स्तंभ की एक श्रृंखला के रूप में दिखाई
देता है। इसी प्रकार चित्र 5.7 पंक्तियों में बिंदुओं के एक समूह के रूप में दिखाई देता है। तो हम इसको एक पूरा जो है एक पूरे आकार के रूप में दिख रहे हैं, ना कि अलग अलग करके, ठीक है। अलग अलग में अलग अलग जी श्रृंखला नहीं दिख रहा है, तीनों श्रृंखलाएं एक साथ दिख रहा है और जी वर्ग के आकार की या आयत के आकार की बनती हुई हमें आकृति नजर आ रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझ पाओगे निकटता का नियम क्या, यानी कोई चीज जब निकट निकट रखी रहती है तो उसे ग्रुप में देखते हैं, ये कहना चाह रहा है सीधी बात। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी या लॉ ऑफ निकटता का सिद्धांत ये कहता है कि यदि कोई मिलती जुलती चीज साथ साथ रखी है तो हम उसको एक ग्रुप में देखते हैं, देखते एक समूह में देखते हैं, उन्हें अलग नहीं देखते हैं, ठीक है कि नहीं। ये लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब समानता का सिद्धांत, लॉ ऑफ सिमिलरिटी। क्या है? लॉ ऑफ सिमिलरिटी। जिन वस्तुओं में समानता होती है तथा वे विशेषताओं में एक, क्या है, वे विशेषताओं में एक दूसरे से समान होती हैं, वे एक समूह के रूप में प्रत्यक्षित होती हैं। चित्र 5.a में छोटे वृत्त में वर्ग क्षैतिज और उदग्र रूप से समरूप अंतराल पर हैं, जिससे निकटता का प्रश्न नहीं उठता है। हम यहाँ एकांतर वृत्त और वर्ग के स्तंभ को देखते हैं। तो हमने अब क्या किया कि हमने ये किया भैया कि आप अलग अलग नहीं देखेंगे, एक साथ में देखा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए हम सर्कल देख रहे हैं और जो है एक तरीके से जो वो है सर्कल है और जो वर्ग है उनको देख रहे हैं नीचे की ओर। तो ग्रुप देख रहे हैं अपन, सर्कल का ग्रुप नीचे तक, फिर वृत्त का ग्रुप, सर्कल का ग्रुप, वृत्त का ग्रुप, ऐसे दिख रहा है, ओवरऑल नहीं देख रहा है, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। अब निरंतर का नियम, यही तो ये है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। यह सिद्धांत बताता है कि जब वस्तुएं एक सतत प्रतिरूप, यह सिद्धांत बताता है कि जब वस्तुएं एक सतत प्रतिरूप प्रस्तुत करती हैं तो हम उनका प्रतिक्षण एक दूसरे संबंधित के रूप में करते हैं। उदाहरण के लिए हम आ, बा तथा सा, दा रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई देती हैं। तुलना में चार रेखाएं केंद्र पर मिलती। देखो जैसे दिख रही आ और बा, सा और दा, दो रेखाएं। तो देखो हम इस प्रकार से नहीं सोच रहे अपन कि जो है पा और बा, पा और आ दो रेखाएं हैं, और दा, पा और दा और पा और सा दो रेखाएं, तो चार रेखाएं। ये नहीं सोच रहे। अब ये क्या सोच रहे हैं कि जैसे आ और बा एक रेखा है और दा और बा एक रेखा है, और यही नियम लागू होता है जो क्वेश्चन में कि एक लाइन के समांतर एक डॉटेड लाइन खींची गई, तो अपन क्या देख रहे हैं कि वो भी एक लाइन है, उसी के साथ जा रही है, ठीक है। तो उसे कहते हैं लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। उसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। इसको आप दोस्तों पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगी बार बार। यह सिद्धांत बताता है कि जब वस्तु एक सतत प्रतिरूप में लगातार एक वही पैटर्न फॉलो करती हैं जो उसके साथ में दी गई है, तो उन दोनों को समान मान लिया जाता है। तो यही आंसर है अपना किसका, उस क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। देखो यह दिया है कि 20 बिंदु को एक सीधी रेखा वक्र रेखा के साथ साथ रखा जाता है और हम उनके बीच के अंतर को अनदेखा कर एक साथ देखते हैं। एक साथ देखते हैं माने एक साथ का मतलब है कि हम माने कि एक साथ में देखते का मतलब है कि हम उन बिंदुओं को एक साथ देखते हैं, उसे भी हम रेखा मान लेते हैं, वो 20 बिंदुओं से मिलकर बनी है। तो ये है लॉ ऑफ का, ये क्या, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, निकटता का नियम हम कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी या निरंतरता का नियम कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या है संवर्ण का नियम का, लॉ ऑफ क्लोजर। तो लॉ ऑफ क्लोजर होता है कि जैसे मान के चलो कोई चीज बीच में कटी फिटी भी है, तब भी हम पूरे ही रूप में देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, चलो मैं बता ही देता हूँ। आप अभी जो है देखेंगे अपन लॉ ऑफ, अब लघुता का नियम, सब पढ़ा ही देता हूँ मैं सारे नियम, ठीक है। अब क्या है लघुता का नियम, ये लघुता का नियम। देखो जैसे आप इस चक्र को देख रहे हो, इसमें काले काले जो वो हैं छोटे, और जो सफ़ेद सफ़ेद जो वो बने हुए सेक्टर बने हुए हैं वो हैं बड़े। तो आपको काले पर, आप काले ज़्यादा देख रहे होगे, क्या देख रहे हो, कालों पर ज़्यादा फोकस होगा आपका, जबकि जो बड़े बड़े सफ़ेद उन पर कम। जैसे यदि एक सफ़ेद चीज़ है उस पर यदि आप गुलाबी लाइन डाल दो तो उस गुलाबी लाइन को सबसे पहले देखोगे और पूरे सफ़ेद दृश्य को बाद में देखोगे। इसे कहते हैं लघुता का नियम, लॉ ऑफ स्मॉलनेस। इस नियम के अनुसार लघु क्षेत्र वृत्त पृष्ठभूमि की तुलना में आकृति के रूप में दिखाई देते हैं। इस सिद्धांत के कारण हम वृत्त के अंदर काले क्रॉस को सफेद क्रॉस की तुलना में आसानी से देख पाते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ स्मॉलनेस, ठीक है। अगला लॉ ऑफ है लॉ ऑफ सिमेट्री। क्या है? लॉ ऑफ सिमेट्री। इस सिद्धांत के अनुसार असममित पृष्ठभूमि की तुलना में सममित क्षेत्र आकृति के रूप में दिखाई देती है। उदाहरण के लिए चित्र में, ठीक है, तो चित्र में तो ठीक है, काला क्षेत्र आकृति के रूप में दिखाई देता है सममित गुणों के कारण, तथा असममित क्षेत्र सफेद क्षेत्र पृष्ठभूमि के रूप में दिखाई देता है। अब अविभाज्यता का नियम, यह पूर्ति का नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी। रुको मैं क्लोजर पढ़ा, ये है बस क्लोजर।
पूर्ति का सिद्धांत है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, या क्लोजर थ्योरी। देखो अब ये नीचे आपको दिख रहा है ना, तो अपने इसको भी ट्रायंगल ही मानेंगे। अब ये जो बीच में जो गैप है ना, उसको भी अपने मन में पूर्ण कर लेते हैं। तो कई बार देखा डॉट 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 में लिख रहे ABCD लिख रहे थे ना, जैसे हम रूपरेखा विधि कहते हैं, उसमें लिख रहे थे ABCD लिख रहे थे, डॉट डॉट करके अपना ट्रेस करवाते, ट्रेसिंग मेथड में ABCD बच्चों को देते हैं ना, तो बच्चे उसको क्या कर लेते हैं, ये नियम के द्वारा पूर्ण कर देते हैं कि ये तो ऐसा दिखना चाहिए। और इसी वजह से वो क्या करते हैं, लॉ ऑफ क्लोजर की वजह से ही वो समझ लेते हैं कि ये का स्ट्रक्चर है, तो इसको मिलाना है तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ क्लोजर या संवरण का नियम। आई होप दोस्तों आप जो स्टेप इसको रुक रुक के पूरे अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ अपनी तरफ से समझाने का, ठीक है। तो जो ऑप्शन हो गया इसका लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। अगला, शिक्षकों को छात्रों के विविध समूहों की आवश्यकताओं को डैश की आवश्यकता है, तो हमें उनको कहते हैं ऑर्केस्ट्रेट करना चाहिए, मैंने उसको योजना बनाना चाहिए उनकी, कि जो उनकी छात्रों की विविध समूहों की आवश्यकताएं हैं उनको क्या करना चाहिए, ऑर्केस्ट्रेट या योजना बनानी चाहिए कि उनको पूरा किया जाए। ध्यान में रखने से क्या होगा, हैंडल करने से, डील विथ, समझौता नहीं करना है उनके साथ, है ना, उनके लिए योजना बनाना है कि जो विभिन्न समूह हैं उनके जो है आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जा सकता है, ठीक है। जो नॉर्मल पेडागोजी है ये समझने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन बच्चों को एक समाज में रहने के लिए सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है, टू वर्क ऑन इंडिविजुअल टास्क, व्यक्तिगत कार्यों में पर काम करना। देखो यदि कोई बालक व्यक्तिगत करेगा तो कुछ नया नहीं सीख पाएगा, क्योंकि कोई उसके साथ कार्य ही नहीं कर रहा है, सहयोग के साथ काम, बिल्कुल सही है। टू वर्क कोलैबोरेटिवली, और इसी की सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया रचनावाद ने, और बायोगॉस्की तो यही कहते हैं कि बच्चों को कोलैबोरेटिवली यानी कि सहयोगी तरीके से सीखना चाहिए। सही पुरस्कार के लिए काम करना बिल्कुल गलत है, जो इंट्रिंसिक है और जो व्यवहारवादी तरीका है ये गलत है। एकांत में काम करना ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सोशलाइजेशन जरूरी है और बच्चा पर नया नहीं सीख पाएगा और ज़्यादा नहीं सीख पाएगा। तो हमें बच्चों को हमेशा टू वर्क कोलैबोरेटिवली यानी कि सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग के साथ सीखना चाहिए, ठीक है। जैसे अपना यूट्यूब चैनल है ना, अपन लोग एक दूसरे के सहयोग से सीख रहे हैं। यहाँ ना कोई टीचर है और ना ही कोई स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी टीचर हूँ और आप भी टीचर हो। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे को विद्यालय में असफलता को दूर करने में मदद कर सकता है, उन्हें अगले मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने को कहना, गलत। क्षमता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए उन्हें प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। उन्हें अवकाश के लिए कुछ खाली समय देना, बिल्कुल गलत। उन्हें अनुभाग कक्षा में को बदलना, ये भी गलत है। तो हम कहेंगे कि जो भी उनकी क्षमता है उससे और प्रयास करें, मोटिवेट और इनक्रेज करें, एम्फसाइज करें, फैक्ट ओवर एबिलिटी, उसकी जो है ज़्यादा प्रयास करें तो शायद हो जाए, ठीक है। जो थोड़ा ऑकवर्ड है इसका जो है आंसर, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने पूरा प्रयास किया है बहुत एनालिटिकल तरीके से। इसी प्रकार से यदि आपके पास कंटेंट पहुंच गया पूरा, ये ध्यान रख लेना, आपको वर्ग 2 में या वर्ग 1 में, अगर आप विशेषकर वर्ग 2 में, क्योंकि वर्ग 1 में तो बहुत कम आती है पेडागोजी, तो वर्ग 2 की बात करें तो वर्ग 2 में आपको मन चाही जॉब दिला सकता है, ठीक है, ये चैनल एकमात्र, ठीक है। आप फॉलो करते रहना, फ्री में सारा कंटेंट डाल रहा हूँ। बस एक ही आपसे जो है आपसे रिक्वेस्ट मान लो, या आप जो है जो भी समझो, मेरे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है फैलाएं, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ठीक है। और जो लोग ग्वालियर हैं, ठाटीपुर हैं, वो भी ऑफलाइन पढ़ने आ सकते हैं 1 अगस्त से, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको जो है 30 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ये आशा करता हूँ, और जो है आप लगातार पढ़ें अच्छी तरीके से। मैं प्रत्येक जटिल से जटिल क्वेश्चन को मैं आंसर दूंगा आपको, थ्योरी में भी पढ़ाऊंगा और जो है वैसे भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप जो है इनका नोट्स बना सकते हैं और लगे रहें, ठीक है, ज़्यादा प्रयास करें जो है करने की चीज़ें। उसके अलावा कई लोग जो है सोच रहे हैं कब आए नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे। देखो दोस्तों वो तो दूरी है सिलेक्शन से, उन्हें मौज करने दो। जो लोग सीरियस हैं वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं और रात दिन बिल्कुल इतनी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप जितना पढ़ें उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैंने इसलिए इस प्रकार की प्रैक्टिस कराई कि आपका टाइम खराब ना हो, क्योंकि आपको थ्योरी भी पता चल जाए कि पढ़ना कहाँ से है, ताकि आप खुद भी ढूंढ सको, खुद भी कर सको, ठीक है दोस्तों, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जो है पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और जो है लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे बिल्कुल डे नाइट यहाँ पर, ठीक है।